चलिए, स्वागत है आप सभी बच्चों का। और आज के डिस्कशन में जल्दी से जुड़ जाइए बच्चे। आज का सेशन बहुत बहुत लाजवाब है और सभी बच्चों से आग्रह है कि फटाफट जुड़िए, तभी मज़ा आएगा आपको। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है और प्रश्न फिजिक्स से रिलेटेड है और ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। कह रहा एक पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक पिंड ले लीजिए, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवार्ड्स। तो एक बॉडी है, इसको आपने वर्टिकली अपवार्ड थ्रोन कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इट रीचेज ए हाइट ऑफ 10 मीटर। कह रहा है कि ये जो हाइट जो है रीच कर रहा है, ये बॉडी 10 मीटर का हाइट रेज कर रहा है, कोई बात नहीं है ना। देखिए एकदम सरल सवाल है और जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपको पता है कि ऑलवेज जी जो है ना, ये मान लीजिए बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है तो जी ऑलवेज कैसे काम करता है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। ध्यान में रखिएगा, जी जो है ना, जी का डायरेक्शन किधर की तरफ, तो नीचे की तरफ होता है ऑलवेज। ये बातें याद रखनी है आपको। जी अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है, ध्यान देना है भाई मेरे कि अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है तो मान लीजिए वेग ऊपर की तरफ है, तो आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, गुरुत्व त्वरण होगा, वो नीचे की ओर होगा। और अगर बॉडी, ठीक है, याद रखना है कि बॉडी किसी भी स्टेज में चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ऑलवेज आपको जी जो है ना वो क्या होगा, हमेशा नीचे की तरफ ही एक्ट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ विथ विच द बॉडी इज थ्रोन। तो ये यू मान लेते हैं कि यहां से यू वेलोसिटी से ये फेंका गया था, महत्तम ऊंचाई पर पहुंचा। मान लेते हैं ये ऊंचाई कितना है, तो बच्चे मेरे ये एच है ना, एच ऊंचाई है। और आपको मैंने कई बार पढ़ाया है कि महत्तम ऊंचाई पर वेग का मान जो है वो क्या हो जाता है, तो जीरो हो जाता है, क्योंकि आपका वेग समय के अनुसार माइनस जीटी से क्या होगा, घटता जाता है। और महत्तम ऊंचाई पर पहुंचने पर वेग का मान क्या होगा, जीरो हो जाएगा। एकदम सिंपल है बच्चे, कुछ खास इसमें है नहीं, है ना। हाँ ये देखिए, तो एकदम सिंपल है, 15 के आसपास आंसर होगा। हाँ एकदम सही है। चलिए देखते हैं, करके देखते हैं, हमको भी नहीं पता है। वी स्क्वायर बराबर आपको यू स्क्वायर माइनस क्या 2gh, ये देखिए है ना, ये इक्वेशन है आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, याद रखना है, गति का तृतीय समीकरण है। और ये v का मान क्या हुआ, 0 है भाई, है ना। u का मान आपको निकालना है, यू स्क्वायर है माइनस 2 गुना क्या, g का मान 9.8 है और h का मान कितना है, 10 है। तो u को इधर लेके आइए, u बराबर क्या हुआ, तो रूट अंडर, ये देखिए ठीक है, आपको 8 दूनी 16 9 दूनी 18 है ना, तो 196 आ गया। और 14 14 है 96 से, यानी 14 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर होगा। तो बताइए यहाँ पर कोई आंसर है ऐसा, ये देखिए 10 मीटर पर सेकेंड है, नहीं होगा। 5 मीटर पर सेकेंड ये नहीं होगा, 20 मीटर पर सेकेंड ये भी नहीं होगा। तो प्रयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एकदम सिंपल तरीका है, ध्यान में रखना भाई मेरे कि महत्तम ऊंचाई पर वेग का मान ऑलवेज क्या होता है, तो 0 हो जाता है। एकदम ध्यान में रखनी चाहिए आपको। बहुत अच्छा सवाल है और बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है। और ये भी कंसेप्ट याद रखना है कि चाहे बॉडी ऊपर की तरफ गमन करता है या मूव करता है, या बॉडी आइदर ठीक है नीचे की तरफ मूव करेगा, हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, तो उसकी दिशा पृथ्वी की ओर ही होगी। तो ये भी ध्यान में आपको रखनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, बराबर पूछता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए ये कितना अच्छा सवाल है भाई, ये देखिए थोड़ा सा देखना है इस सवाल को। कह रहा है कि वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, यानी द पॉइंट एट विच द इंटायर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्ट्स। अब देखिए इसको हम क्या कहते हैं, तो भाई इसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। याद रखना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एकदम ध्यान में रखिए बच्चे, जो मैं बता रहा हूं उसको एकदम याद रखना है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। क्या क्या इसमें जानेंगे, तो यहां एकदम याद रखना है कि सर ने यह बताया कि यह गुरुत्व केंद्र या गुरुत्वाकर्षण केंद्र है। ध्यान में रखिएगा गुरुत्व केंद्र है। अब एक तरफ से बात कर लेते हैं भाई, ये जो बिंदु होता है ध्यान में रखिएगा, यहां संपूर्ण द्रव्यमान, ठीक है, संपूर्ण भार केंद्रित रहता है। ध्यान में रखिएगा संपूर्ण भार यानी टोटल वेट सेंटर्ड एट दैट पॉइंट। याद रखना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर क्या होगा, तो यहां ठीक है कुल भार केंद्रित रहता है। ध्यान में रखिएगा बच्चे, कुल भार क्या होगा, केंद्रित रहता है। यहां कुल भार, भार मतलब वेट है ना, आपको केंद्रित रहता है। बहुत अच्छी बात है। चलिए ये याद रखना है, कुल भार केंद्रित रहता है, यानी टोटल वेट, ठीक है, टोटल वेट सिचुएटेड। एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे, टोटल वेट क्या होगा, सिचुएटेड रहेगा।
ये एक बात हो गई। दूसरी बात क्या कि बच्चे मेरे यहां कुल संतुलन भी ठीक है यहीं पर होगा, यानी वस्तु का कंप्लीट जो संतुलन होता है, यानी आपको संतुलन मतलब बैलेंस जो होता है वो यहीं पर केंद्रित होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, संपूर्ण स्थिरता या संतुलन यहीं पर स्थित होगा। ध्यान में रखना बच्चे, यहां ठीक है, यहां मैं क्या बता रहा हूं कि यहां कुल वस्तु की स्थिरता, ध्यान में रखिएगा, वस्तु की स्थिरता, बराबर क्वेश्चन पूछेगा कि वस्तु की स्थिरता, और मैं क्या कह रहा हूं बच्चे कि संतुलन क्या होता है, तो यहां आपको केंद्रित रहता है। एकदम ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट पर, संतुलन केंद्रित रहता है, एकदम याद रखना बच्चे, ठीक है, केंद्रित रहता है, यानी टोटल बैलेंस्ड ऑफ द बॉडी यहीं पर आपको नियत रहेगा या आपको स्थिर रहेगा, यानी टोटल बैलेंस्ड, याद रखना बैलेंस जो बॉडी का है वो यहीं पर केंद्रित रहता है, बैलेंस। अब देखिए बच्चा मेरे एक चीज और याद रखना है भाई मेरे, ठीक है, आपको एक चीज और यहां पर ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी एवं सेंटर ऑफ मास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो भाई ये जो है ना संपाती होता है, ध्यान में रखिएगा, संपाती होगा, यानी एक ही लाइन में या एक ही बिंदु पर संपाती होता है, यानी आपको क्या होगा, तो ठीक है, एक्ट्स ऑन सेम पॉइंट और सेम, ठीक है, लाइन बच्ची है ना, सेम पॉइंट और सेम लाइन पर ये एक्ट करेगा। अब देखिए थोड़ी सी और भी बात जानते हैं, जब भी सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करेगा तो ध्यान में रखिएगा क्या होगा, तो बच्चे ये निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा, तो भाई एकदम याद रखिएगा, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ध्यान में रखिएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये किस पर निर्भर करता है, तो बड़ा अच्छा बात है बच्चे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र, ध्यान में रखिएगा, गुरुत्व केंद्र या गुरुत्वाकर्षण केंद्र ये किस पर निर्भर करता है, तो भाई साहब सबसे पहले तो याद रखना है कि यह निर्भर करता है, ध्यान में रखिएगा, डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, निर्भर करता है तो किस पर डिपेंड करता है, तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चे, ठीक है, वस्तु के आकार पर, याद रखना है, वस्तु के आकार पर, आपका बॉडी कैसा है उसके शेप पर डिपेंड करेगा, है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ, ठीक है, आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। दूसरा ध्यान में रखिएगा कि घनत्व के वितरण पर, आपको डेंसिटी कैसे आपका बॉडी में क्या है तो स्प्रेड किया हुआ उसके भी उसके वितरण पर निर्भर करता है, यानी घनत्व के वितरण पर यह निर्भर करेगा, एकदम याद रखिएगा, वितरण पर, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या बच्चे, तो डेंसिटी पर यह डिपेंड करता है, घनत्व के वितरण पर यह निर्भर करेगा, वितरण पर। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चे वो ध्यान में रखना है कि यह जो है ना, यह बिंदु क्या होगा, तो वस्तु ठीक है, वस्तु, यह बिंदु जो है आपको वस्तु में है ना या वस्तु के बाहर, दोनों जगह स्थित रहता है बच्चे, वस्तु के बाहर स्थित रहता है, ध्यान में रखिएगा, ये आइदर ऑन टू द बॉडी और ठीक है आउटसाइड द बॉडी, ये क्या होता है, तो ये बिंदु स्थित रहता है, तो वस्तु के बाहर भी स्थित रहता है, तो ये बातें याद रखनी है बच्चे, स्थित रहता है। मैंने क्या क्या बात बताई, यानी आपको जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये किस पर डिपेंड करता है, तो भाई साहब शेप ऑफ द बॉडी, एकदम ध्यान में रखिएगा, शेप ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करेगा, ये पहली बात है। दूसरी बात क्या, आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी पर, याद रखना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी पर यह डिपेंड करेगा। और तीसरी बात मैंने क्या बताई कि यह बिंदु जो है वस्तु में स्थित होगा, जैसे छड़ है तो छड़ के केंद्र पर यह स्थित होता है, ध्यान में रखिएगा, छड़ है तो छड़ के केंद्र पर स्थित रहेगा, लेकिन यहीं पर आपको ले लीजिए, रिंग ले लीजिए बच्चे, तो रिंग के केंद्र में स्थित होगा, ध्यान में रखिएगा, रिंग के केंद्र में स्थित होगा, ये रिंग है बच्चे, रिंग यानी आपको रिंग है, रिंग के केंद्र में स्थित होगा, तो ये बॉडी के क्या होगा, बाहर स्थित है। तो कहने का अर्थ है कि आपको वस्तु में भी स्थित हो सकता है और वस्तु के बाहर भी स्थित हो सकता है, यानी आइदर इट इज सिचुएटेड इनटू द बॉडी और ठीक है और आपको आउटसाइड द बॉडी, तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। अब प्रश्न पर आते हैं, तो वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार केंद्रित रहता है तो क्या हुआ, उस बिंदु को गुरुत्वाकर्षण का केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे बच्चे, कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। और मैंने क्या कहा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर मैंने क्या कहा कि यहां कुल भार केंद्रित रहता है, यह भी ध्यान में रखना है, और यहां कुल वस्तु, ठीक है, वस्तु की स्थिरता या संतुलन भी केंद्रित रहता है, यानी बैलेंस्ड आपको केंद्रित रहेगा। तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चे, एकदम नोट डाउन कर दीजिएगा, ठीक है, नए तरह का प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहां देखिए ये कितना अच्छा सवाल है भाई साहब, ये देखिए कितना मस्त सवाल है। क्या कह रहा है, यदि एक हल्के पिंड यानी द्रव्यमान m1
और वेग v1, है ना, हल्का पिंड है भाई, है ना, क्वेश्चन में ही कह रहा है, तथा एक भारी पिंड द्रव्यमान m2 और वेग क्या है v2 है, तो दोनों की गतिज ऊर्जाएं समान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन में ही कह रहा है कि भाई साहब आपका जो है ना हल्का पिंड का द्रव्यमान m1 है और ये m1 ऑलवेज लेस देन क्या है m2 है ना, और क्या कह रहा है कि दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई, तो ये सेम है, यानी ke1 बराबर ke2 है, ध्यान में रखिए भाई। और ये क्या करेंगे, हाफ m1 और v1 स्क्वायर बराबर क्या हुआ, तो हाफ m2 v2 स्क्वायर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई साहब इधर 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 काट दीजिए, है ना, 1/2 काट दीजिए, तो पहला जो आपका इक्वेशन आएगा m1 v1 स्क्वायर बराबर m2 v2 स्क्वायर आ जाएगा। ये देखिए ये फॉर्मूला आएगा, तो क्या इसमें है, नहीं है, है ना, ध्यान में रखना है, तो इसमें कहीं भी नहीं है। थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। भाई साहब आपको पता है कि m1 ठीक है लेस देन m2 है, ध्यान में रखिएगा, m1 क्या है, लेस देन m2, ये कंडीशन कह रहा है क्वेश्चन में ही, है ना। तो अब क्या होगा, तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p स्क्वायर बटा क्या होता है, तो भाई साहब ये 2m होता है ना। अब दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, मान लीजिए ke1 हो गया और यहां पर p1 ले लीजिए, यहां m1 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ke2 इसी तरह से ले लेते हैं भाई साहब, ये देखिए p2 स्क्वायर ले लीजिए बटा क्या लेते हैं, 2m2 ले लेते हैं, तो भाई साहब ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। कहने का अर्थ है कि p1 स्क्वायर और ठीक है p1 स्क्वायर बटा क्या 2m1 बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा p2 स्क्वायर बटा क्या 2m2 आ जाएगा, ध्यान में रखना है। तो ये देखिए 2 को काट दीजिए, 2 को आप काट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस सिंपल। अब देखिए P1 का वैल्यू क्या होता है भाई साहब, P1 का स्क्वायर यानी m1 स्क्वायर और v1 स्क्वायर हो गया, बटा क्या हुआ, तो m1 हो गया, ध्यान में रखिएगा। और ठीक है ये देखिए बराबर क्या हुआ, तो भाई साहब इधर से ले लीजिए, ये हो गया m2 और v2 का स्क्वायर बटा क्या, ये देखिए m2 हो गया, है ना, m2 का स्क्वायर बटा ठीक है m2 v2 का स्क्वायर बटा m2 हो गया। इधर से भी काट दीजिए, इधर से भी काट दीजिए, क्या बचा, तो दिस सिंपल आपको m1 v1 स्क्वायर बराबर m2 v2 स्क्वायर। यानी आप कहीं से भी ये आप नहीं कह सकते हैं भाई साहब, ये नहीं कह सकते। अगर ये हम करेंगे, मान लीजिए संवेग की बात करेंगे, तो संवेग की बात करेंगे तो यहां क्या होता है, m1 v1 होता है ना, लेस देन क्या हो जाता है, m2 v2 हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें देखिए अपोजिट है ना, ध्यान में रखिएगा कि ये आपको कंडीशन ही कह रहा है कि m1 जो है वो ऑलवेज कम होगा किससे, m2 से, तो ये संभव ही नहीं है। इस पर आते हैं तो ये भी संभव नहीं है कभी भी, और ये तो संभव है ही नहीं भाई साहब, आपको इसमें से कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप मार दीजिए डायरेक्ट क्या, तो ई नंबर आपका आंसर हो जाएगा। कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं रखना है कि क्या होगा, यानी आपको याद रखना है कि जब भी काइनेटिक एनर्जी सेम होगा तो जिसका द्रव्यमान कम है, ठीक है, ध्यान में रखिए बच्चे, जिसका द्रव्यमान कम है उसका मोमेंटम क्या होगा, अधिक होगा, ध्यान में रखिएगा, जिसका द्रव्यमान कम है उसका मोमेंटम क्या होगा, कम होगा, ध्यान में रखिएगा। m1 का द्रव्यमान कम है इसीलिए इसका मोमेंटम जो है, याद रखना बच्चे, p1 जो है, और दूसरा m2 जो है इसका मोमेंटम p2 है, तो जिसका द्रव्यमान अधिक है ना, जिसका द्रव्यमान अधिक उसका मोमेंटम अधिक होगा, ध्यान में रखिएगा। m2 का मोमेंटम क्या है, p2 है, तो p2 ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, तो p1 होगा। याद रखिए p2 क्या हुआ, m2 v2 हुआ, ग्रेटर देन क्या हुआ, तो m1 v1 हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको कि जिसका अगर गतिज ऊर्जा समान है तो जिसका द्रव्यमान अधिक उसका संवेग अधिक होगा। एकदम कंसेप्ट पकड़ के रखिए बच्चे, क्या मैंने कहा एकदम सिंपल, आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि जिसकी, ध्यान में रखिएगा, जिसकी गतिज ऊर्जा, ध्यान में रखिए इसको, जिसकी काइनेटिक एनर्जी समान, ध्यान में रखना है, जिसका भी क्या है काइनेटिक एनर्जी आपको सेम है, ध्यान में रखना भाई मेरे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्या कि जिसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या है जाए, हो जाए बच्चे समान। याद रखना है कि जिसका द्रव्यमान अधिक उसका संवेग अधिक, जिसका द्रव्यमान अधिक उसका संवेग अधिक, एकदम याद रखिएगा, जिसका द्रव्यमान अधिक उसका क्या होगा, तो भाई साहब उसका मोमेंटम अधिक होगा, जिसका द्रव्यमान अधिक उसका संवेग अधिक होगा, एकदम क्लियर रखिएगा बच्चे मेरे, उसका संवेग या मोमेंटम क्या होगा भाई साहब, ये अधिक होगा, है ना, जिसका द्रव्यमान अधिक उसका संवेग अधिक होगा, एकदम याद रखना है। और दूसरा कंसेप्ट क्या है यहीं पर, तो जिसकी, ठीक है, आपको संवेग बराबर P समान हो जाए या P नियत हो जाए भाई, तो जिसका, ठीक है, जिसका द्रव्यमान कम उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। याद रखिए, जिसका द्रव्यमान कम उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो उसका काइनेटिक एनर्जी अधिक होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, अधिक होगा। एकदम याद रखिए, इस दोनों कंसेप्ट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा और आपको बराबर आपको फंसाएगा, आपको फंसना नहीं है। ये दोनों कंसेप्ट आपको ध्यान में रखनी चाहिए बच्चे, है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आप याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं,
ये देखिए आसान सवाल है भाई साहब। कैसे सवाल आसान है तो एकदम क्लियर करके देखते हैं। कह रहा किसी द्रव का पृष्ठ तनाव है ना और द्रव की सतह को ए से है ना बढ़ाने पर उसकी पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी। यानी इफ द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज टी देन द इंक्रीजिंग द सरफेस ऑफ लिक्विड बाय ए इट्स सरफेस एनर्जी विल बी इंक्रीजेस बाय। भाई साहब आपको पता है कि पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है। मैंने कई बार कहा है कि देखिए पृष्ठ तनाव जो होता है ये सरफेस टेंशन होता है। एकदम ध्यान में रखना भाई साहब, है ना। क्या मैं कह रहा हूं, सरफेस टेंशन बराबर होता है सरफेस, ठीक है, आपको सरफेस पर जो फोर्स एक्ट होता है फोर्स अपॉन लेंथ होता है। एक फॉर्मूला हो गया, यानी आपको एक फॉर्मूला गया फोर्स अपॉन लेंथ, या आप कह सकते हैं एफ अपॉन एल। अब देखिए ऊपर में भी आप एल से गुना कर दीजिए, नीचे में भी एल से गुना कर दीजिए, तो भाई साहब ये हो जाएगा सरफेस एनर्जी। मैं बराबर बताता रहता हूं। और बटा क्या, ये देखिए लेंथ इंटू लेंथ क्या हो गया, एरिया हो गया। तो भाई साहब ये देखिए सरफेस एनर्जी है ना, सरफेस एनर्जी बराबर क्या होगा, तो ये देखिए पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन इनटू क्या एरिया हो जाएगा। तो जितना ज्यादा एरिया बढ़ेगा, ध्यान में रखिएगा, जितना ज्यादा आपको एरिया बढ़ेगा है ना, जितना ज्यादा एरिया बढ़ेगा उतना ही आपको क्या होगा, तो देखिए सरफेस टेंशन बढ़ेगा उतना ही सरफेस एनर्जी का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो याद रखना भाई साहब, क्या याद रखना है कि सरफेस एनर्जी बराबर, ये देखिए सरफेस टेंशन टी है यहां पर और यहां क्या है, एरिया ए है। तो याद रखिएगा ए इंटू टी हो जाएगा, ए इंटू टी हो जाएगा। आंसर क्या होगा आपका, बी नंबर आंसर हो जाएगा। कहीं से भी कंफ्यूजन वाला प्रश्न ही नहीं उठता है। ध्यान में रखना है कि सरफेस टेंशन जो होता है ये किस पर डिपेंड करता है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो सरफेस टेंशन जो है याद रखना है ये दो चीजों पर डिपेंड करता है और एकदम याद रखिएगा आप लोग। पहला आपको, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ द, ठीक है, अपर सरफेस ऑफ द लिक्विड, यानी आपको द्रव के ऊपरी पृष्ठ का, ध्यान में रखिएगा, द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर है ना, ऊपरी जो पृष्ठ होता है द्रव का, द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर, ठीक है, आपको प्रत्यास्थता, याद रखिए बच्चे, इलास्टिसिटी के कारण, प्रत्यास्थता के कारण आपको द्रव में पृष्ठ तनाव होता है। ये बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। यानी आपको इलास्टिसिटी ऑफ अपर सरफेस ऑफ लिक्विड, एकदम ध्यान में रखिएगा, इलास्टिसिटी ऑफ अपर सरफेस ऑफ लिक्विड, एकदम ध्यान में रखना है इस कंसेप्ट को। सरफेस ऑफ लिक्विड पर आपको सरफेस टेंशन डिपेंड करता है। और दूसरा भाई साहब एकदम याद रखना है, कोहेसिव फोर्स, ससंजक बल पर डिपेंड करता है। यानी सरफेस टेंशन के दो मुख्य कारण हैं। पहला आपको कौन सा, तो द्रव के ऊपरी पृष्ठ का प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति व्यवहार, है ना, ससंजक बल के कारण, ध्यान में रखिए बच्चे। और दूसरा कोहेसिव फोर्स के कारण। इसी के कारण आपको किसी भी द्रव में क्या होता है, तो आपको सरफेस टेंशन होता है। ध्यान में रखना भाई मेरे, ये जो आपको अपर सरफेस ऑफ लिक्विड है यह आपको बिहेव करता है किसके जैसा, तो प्रत्यास्थ झिल्ली के भांति, इलास्टिक मेम्ब्रेन के जैसा ये बिहेव करता है। इसके कारण पृष्ठ तनाव होता है। और दूसरा कोहेसिव फोर्स के कारण, ससंजक बल के कारण। यानी आपका सरफेस टेंशन के होने का दो मुख्य कारण है ना। पहला कौन, तो भैया आपका प्रत्यास्थ झिल्ली। और मैंने यहां पर कहा भी कि सरफेस टेंशन बराबर, इसको भी ध्यान में रखना है, सरफेस एनर्जी बटे एरिया। जितना एरिया कम होगा, है ना, सरफेस एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा, आपको पृष्ठ तनाव उतना ही ज्यादा होगा। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए। यही कारण है कि द्रव बूंदों का आकार, वर्षा बूंदों का आकार, पारा बूंद का आकार गोलाकार होता है। तो एकदम कंसेप्ट पकड़ के रखना है भाई साहब, कहीं कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने कर लिया, 80 होगा, 80 होगा। याद रखना है, जब भी आपको कहे कि यदि किसी द्रव का पृष्ठ तनाव T है, द्रव की सतह को A से बढ़ाने पर पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी, तो भाई साहब 80 हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एनर्जी बराबर सरफेस टेंशन इनटू एरिया होता है। एकदम ध्यान में रखना है, सरफेस एनर्जी बराबर सरफेस टेंशन इनटू एरिया होता है। यानी TA कहिए या 80 कहिए, बात बराबर है ना। चलिए, अच्छी बात है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्या हमारा है, निम्नलिखित में से असत्य को चुनें। देखिए कितना अच्छा सवाल है। असत्य को चुनना है, यहां पर क्या करना है, असत्य पर चुनना है। सर अब आप ऑफलाइन क्लास नहीं लेते हैं? एकदम लेते हैं। हाँ भैया, बहुत बहुत अच्छी बात है विपिन कुमार जी, बहुत लेते हैं क्लास। ठीक है, अभी ये स्टार्ट होने वाला है आपको एक और क्लास आपका, तो मजेदार क्लास होता है बच्चे। यहां देखिए, खूब अच्छे से इसको देखिए। हर्ज फ्रीक्वेंसी मापने की इकाई है भाई साहब। हर्ज मतलब फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी n बराबर होता है 1/टाइम पीरियड। ध्यान में रखिएगा,
एक बटा आवर्तकाल होता है। चलिए, एक बटा आवर्तकाल को आप क्या कहते हैं? तो इसको हम कह देते हैं फ्रीक्वेंसी आवृत्ति 1/t। और ये क्या हुआ? पर सेकेंड हो गया। और पर सेकेंड को ही आप क्या कहते हैं? तो भैया इसी को हर्ज कहा जाता है। ध्यान में रखना है कि फ्रीक्वेंसी, हर्ज जो है फ्रीक्वेंसी की इकाई एकदम सही है। केल्विन तापक्रम मापने की इकाई है, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि तापमान मापने का एसआई इकाई क्या होता है? तो केल्विन होता है। एकदम ध्यान में रखना भाई साहब। क्या कह रहे हैं कि देखिए, ठीक है, तापमान मापने का एसआई इकाई, तापमान यानी टेम्परेचर, तापमान मापने का एसआई इकाई, बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। तापमान मापने की एसआई इकाई क्या होता है? तो एकदम याद रखिएगा, एसआई इकाई यही आपको केल्विन है। ध्यान में रखना, केल्विन होता है। चलिए, अच्छी बात है। और केल्विन में मैंने कई बार कहा है कि देखिए, केल्विन जो होता है ना टेम्परेचर, यहां निगेटिव वैल्यू नहीं होता। ध्यान में रखिएगा, निगेटिव वैल्यू, ठीक है, केल्विन में नहीं होता। निगेटिव वैल्यू केल्विन स्केल पर नहीं होता है। केल्विन स्केल पर नहीं होता है। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है बच्चे, नहीं होता। क्या नहीं होता है? तो आपको निगेटिव वैल्यू नहीं होता है। बेल, अब देखिए बेल, बेल क्या होता है? तो आपको सभी बच्चों को पता होगा कि, ठीक है, आपको ध्वनि की तीव्रता याद रखना है। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता को किसमें मापते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता यानी इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ध्यान में रखिए बच्चे, इसको मेजर्ड आप करते हैं किसमें? तो ध्वनि की तीव्रता, सामान्य मात्रक जो है, जनरल यूनिट जो है सामान्य मात्रक, वो होता है डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, डेसिबल होता है। और इसको डीबी कहते हैं, डीबी कहते हैं। और याद रखना है, इस चीज को याद रखिएगा कि एक बेल बराबर है ना, एक बेल बराबर क्या होता है? 10 डेसिबल होता है। याद रखना है कि बेल जो होता है ना, वो आपको ध्वनि की तीव्रता का बड़ा मात्रक हो गया। किसकी अपेक्षा? आपको डेसिबल की अपेक्षा। अब देखिए, ठीक है, बेल हो गया ध्वनि की तीव्रता का मात्रक। और वातावरणीय दबाव मापने की इकाई क्या होती है? तो भैया ये बार होता है, बार होता है। या इसको, ठीक है, पास्कल में मापते हैं, या इसको एटमॉस्फेयर में मापते हैं, या इसको टॉर में मापते हैं, तो या इसको मिलीमीटर ऑफ एचजी में मापते हैं। तो ये सभी आपको क्या है? तो दाब के अलग अलग मात्रक हैं। कहीं से भी बेल जो है यह ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है, जैसा कि मैंने वहां कहा है। तो निम्नलिखित में असत्य को चुने, तो कौन सा असत्य हो गया? तो आपका सी नंबर असत्य हो गया। वातावरणीय दाब को बार में, या पास्कल में, या एटमॉस्फेयर में, या टॉर में, या मिलीमीटर ऑफ एचजी में मापा जाता है। तो आंसर गलत हो गया, सी नंबर। कहीं से भी कंफ्यूजन रखना नहीं है भाई, है ना? ध्यान में रखिए। अब देखिए, पानी का वाष्पोत्सर्जन, ये देखिए वाष्पीकरण नहीं है भैया, ये वाष्पोत्सर्जन है। और ये ट्रांसपिरेशन है ना, ट्रांसपिरेशन है। तो आप सभी बच्चों को पता है कि पत्ती में, ध्यान में रखिएगा, पत्तियों में क्या होता है? तो पत्तियों में आपको स्टोमाटा होता है। ये देखिए स्टोमाटा है बच्चे, ये स्टोमाटा होता है, ये गार्ड सेल्स है ना, इसी में स्टोमाटा होता है। और इसी से वाष्पीकरण होता है। ये पत्ती है भाई साहब, ये क्या है? लीफ है। और लीफ में क्या होगा? तो यहीं से आपको वाष्पोत्सर्जन होता रहता, वाष्पोत्सर्जन होता रहता। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, पत्तियों में, ध्यान में रखिएगा, पत्तियों में, पत्तियों में किसके द्वारा? तो स्टोमाटा, है ना, इसको बोलते हैं हिंदी में रंध्र, रंध्र द्वारा, है ना, किसके द्वारा? तो रंध्र द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता रहता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, वाष्पोत्सर्जन होता रहता है। देखिए कितना अच्छा कंसेप्ट है, वाष्पोत्सर्जन होता रहता है। किसमें? तो भाई साहब आपके पत्तियों में, है ना। और ठीक है, आपको ये जो पत्ती है, यहां से जब जल बाहर निकलेगा तो इसको कुछ ना कुछ उष्मा चाहिए। बिना उष्मा, देखिए बिना उष्मा के आपको पता है कि ये H2O है और ये द्रव अवस्था में है, और ये बदल गया किसमें? तो वाष्प में बदलेगा। तो भाई साहब ठीक है, द्रव को वाष्प में बदलने के लिए कुछ ना कुछ उष्मा चाहिए, है ना, उष्मा चाहिए। यानी उष्मा शोषी अभिक्रिया होगा। ध्यान में रखिएगा, उष्मा शोषी अभिक्रिया होगा। यानी ये इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा? इंडोथर्मिक होगा। क्योंकि जब तक ये उष्मा ग्रहण नहीं करेगा तब तक यह द्रव जो है वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा। एकदम ध्यान में रखिएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि वाष्पोत्सर्जन, ध्यान में रखना भाई, वाष्पोत्सर्जन यानी इसको बोलते हैं क्या? आपको ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में आपको ध्यान में रखना भाई, ट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा है? तो द्रव
द्रव, ठीक है, आपको उष्मा ग्रहण कर, है ना, क्या कर रहा है, उष्मा ग्रहण कर, ग्रहण कर किसमें बदलता है, तो ग्रहण कर वाष्प में बदलता है, वाष्प में बदलता है। अगर इसको उष्मा नहीं मिलेगा तो ये वाष्प में नहीं बदलेगा। यानी कौन सी अभिक्रिया हो गई, तो भैया ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। और ठीक है बच्चे, आपको पता है कि जितना ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा पत्तियां उतना ही क्या होगा, उष्मा का त्याग करेगी, उष्मा आपको उससे बाहर निकलेगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, उष्मा ग्रहण होगा और ये ठंडा होता जाएगा। ध्यान में रखना, ठंडा होगा, है ना। तो शीतलन जो है, शीतलन होगा, है ना, शीतलन, पौधे शीतलन उत्पन्न करता है किसके द्वारा, तो बच्चे आपको वाष्पोत्सर्जन द्वारा, और इस प्रक्रिया को हम एंडोथर्मिक चेंज कहते हैं। तो कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं रखिएगा कि यह, ठीक है, उष्मा नोची यानी आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि यह एंडोथर्मिक। ये नहीं समझिएगा कि द्रव तो, ठीक है, आपको क्या हुआ, तो द्रव ठीक उष्मा ग्रहण कर वाष्प में बदलता है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो बहुत ज्यादा उष्मा बाहर निकलेगा, ऐसा नहीं। ये क्या है, तो ये सभी तापमान पर होता है, ये भी ध्यान में रखना है। इसके लिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं चाहिए, आपको ध्यान में रखिएगा कि वाष्पोत्सर्जन, है ना, एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे, वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन सभी तापमानों पर होता है, सभी तापमानों पर होता है। इसके लिए 100 डिग्री सेल्सियस नहीं चाहिए, ये वाष्पीकरण नहीं है भाई, है ना। तो वाष्पोत्सर्जन सभी तापमानों पर होता है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछेगा, कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं रखना भैया, आपको उष्मा शोषी परिवर्तन हो जाएगा। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। कह रहा कि सर जैसे आपको जिसका भी नंबर 150 आएगा उसका घर पर आकर ही ज्वाइनिंग कर दिया जाएगा, साथ अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। क्या यार, ठीक है, कहां से कौन, आदान प्रदान थोड़े ही होता है सर, लेता है सिर्फ, देता है ही है, सी भी हो सकता है। यहां देखिए तापमान का आदान प्रदान नहीं होता, ये देखिए कह रहा है क्या कि तापमान का आदान प्रदान नहीं होता है ना। इनके दिमाग में चल रहा है कि देयर इज नो टेम्परेचर एक्सचेंज, है ना। भाई मैंने क्या कहा कि वाष्पोत्सर्जन सभी तापमान पर होता है ना। यहां टेम्परेचर सभी तापमान पर होता है, कह रहा पानी का वाष्पीकरण नहीं है कि यह तापमान यहां पर नियत आदान प्रदान, ठीक है, तापमान का आदान प्रदान नहीं होता। देयर इज नो टेम्परेचर एक्सचेंज, ध्यान में रखिएगा, इससे कोई लेना देना ही नहीं है आपको। पानी का वाष्पोत्सर्जन है, उष्मा, ये कह रहा है कि कौन सा परिवर्तन है, ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर इज, ठीक है, ये कहीं नहीं कह रहा है कि तापमान का आदान प्रदान से कोई लेना देना है आपको कह रहा है कि पानी का वाष्पोत्सर्जन का जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया क्या होता है, तो चाहे उष्मानुमोची होगा या उष्मा शोषी होगा, ये कह रहा है क्वेश्चन में कहीं नहीं कह रहा है कि टेम्परेचर से कोई लेना देना वाली बात कह रहा है ना बच्चे। तो ये तो कहीं होगा ही नहीं, सी नंबर नहीं होगा, कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं करिएगा। चलिए, तो आप लोग जो है ना इधर उधर की बातें ना करें, चलिए ध्यान में रखना है, आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष, देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है और आप लोगों को देखना चाहिए, ठीक है। प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष के बीच एक अदीप्त पट्टी होती है जिसे अलेक्जेंडर की, ठीक है, क्या कहते हैं, अदीप्त पट्टी कहा जाता है। आप सभी बच्चों को पता है, ये देखिए प्राइमरी रेनबो, मेरे तरफ देखिएगा भाई, प्राइमरी रेनबो कहते हैं, है ना, एकदम याद रखिएगा कौन सा रेनबो है, प्राइमरी रेनबो। दूसरा क्या है, सेकेंडरी रेनबो है, ध्यान दीजिए बच्चे, सेकेंडरी रेनबो है ना। पहले समझिए इसको, बहुत अच्छे से समझिए आप लोग, है ना। पहला कौन सा रेनबो है भाई, तो आपको प्राइमरी रेनबो है, दूसरा कौन है, सेकेंडरी रेनबो है। ध्यान में रखना है ये कैसे बनता है, तो पहला तो क्या हुआ, अपवर्तन के कारण बनेगा, ध्यान में रखिएगा, अपवर्तन। दूसरा क्या हुआ भाई साहब, तो ये हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ध्यान में रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है ना। चलिए एकदम ध्यान से देखते चलिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनेगा। तीसरा क्या, तो भाई ये वर्ण विक्षेपण के कारण बनेगा, वर्ण विक्षेपण के कारण बनेगा। चलिए अच्छी बात है, ध्यान में रखिए भाई साहब, ये देखिए ये तीन प्रक्रिया आपको बता रहे हैं हम कि आपके जो रेनबो के निर्माण में है, पहला रिफ्रैक्शन है ना, पहला रिफ्रैक्शन प्रक्रिया है। दूसरा क्या है, तो भाई साहब ये TIR है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और अंत में क्या है, तो वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन है। ध्यान में रखिएगा, प्राइमरी रेनबो में क्या होगा, तो ये आपको 2 बार होगा, 2 बार अपवर्तन होता है। ध्यान में रखिएगा, कितना बार अपवर्तन, तो 2 बार अपवर्तन होगा। कितना बार आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो भाई साहब
एक बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। कितना बार वर्ण विक्षेपन? तो एक बार वर्ण विक्षेपन होता है, जिसके कारण ध्यान में रखिएगा, जिसके कारण आपको लाल है ना, रेड ऊपर, ध्यान में रखना भाई मेरे, रेड कहां हुआ? तो ऊपर हुआ। और आपको याद रखना है कि आपका जो वॉयलेट है, वॉयलेट मतलब बैगनी जो है, ये नीचे बनता है। एकदम समझिए मेरी बात को, वॉयलेट जो है कहां बनेगा? तो नीचे बनेगा। और इसके बीच एंगल जो है वो कितना डिग्री होगा? तो ध्यान में रखिएगा कि एंगल जो होता है 40 से 42 डिग्री। कितना डिग्री एंगल होगा? तो प्राइमरी रेनबो में जो एंगल का फॉर्मेशन होगा, ध्यान में रखिएगा, कितना डिग्री एंगल बनाएगा आपके आंख पर? तो ध्यान में रखिए बच्चे, तो 40 से 42 डिग्री एंगल बनाता है। अब आते हैं सेकेंडरी रेनबो में। सेकेंडरी रेनबो में 2 बार अपवर्तन, ठीक है, 2 बार पूर्णांतरिक परावर्तन, यहां देखिए, और 1 बार वर्ण विक्षेपन होता है। ध्यान में रखना भाई मेरे, 2 बार क्या हुआ? तो 2 बार हो गया आपको अपवर्तन, 2 बार क्या हुआ? तो भाई साहब ये पूर्णांतरिक परावर्तन हो गया। और 1 बार क्या हुआ? तो भाई साहब 1 बार, ठीक है, वर्ण विक्षेपन होता है। और इसमें जो एंगल बनेगा, याद रखना है कि इसमें वॉयलेट आपको ऊपर रहेगा। याद रखिएगा, वॉयलेट क्या होगा? ऊपर रहेगा। और आपका जो रेड होगा, रेड नीचे होता है, रेड नीचे होता है। ध्यान में रखिएगा, रेड क्या होगा? नीचे होता है। और यह भी ध्यान में रखना है कि इसके बीच जो एंगल बनता है वो 50 डिग्री से लेकर के 52 डिग्री के बीच बनता है। कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब आपको याद रखना है, प्राइमरी रेनबो में कितना डिग्री एंगल? 40 से 42 डिग्री। और सेकेंडरी रेनबो में कितना डिग्री एंगल? आपको 50 से 52 डिग्री एंगल बनेगा। जरा मेरी बात समझिए अच्छे से। ये देखिए, ये आपको जल बूंद है ना, जल बूंद पर चला प्रकाश की किरण, और यहां बन गया क्या? प्राइमरी रेनबो। ध्यान में रखिए बच्चे, ये प्राइमरी रेनबो बन गया है ना। अब देखिए, अब क्या हुआ है? तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये देखिए ऊपर लाल और नीचे क्या हुआ? बैगनी। एकदम याद रखिए, ये आपको यहीं से इस पर प्रकाश की किरण पड़ा और ये बन गया क्या? तो आपको सेकेंडरी रेनबो बन गया। ध्यान में रखिए बच्चे, सेकेंडरी रेनबो बन गया। एकदम समझिए अच्छे से। और इसके बीच है ना, इसके बीच जो प्रकाश की किरण पड़ी है ना, किसके किसके बीच भाई? तो ये देखिए 40 से, ये क्या है? 42 है ना, 40 से ये 40 डिग्री, और ये क्या हुआ? 42 डिग्री है। और ये कितना है? तो भाई साहब ये है आपको 50 डिग्री, और ये कितना है? तो भाई साहब ये 52 डिग्री है ना। तो इसके बीच वाला जो क्षेत्र है, इसके बीच वाला क्षेत्र, ध्यान में रखिएगा, ये जो बीच वाला क्षेत्र है, यहां आपको क्या होता है? तो प्रकीर्णन है ना, प्रकीर्णन की जो प्रक्रिया होगी, प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग जो यहां पर होगा, वो याद रखना है कि ये डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव स्कैटरिंग होता है। किसके बीच? तो ये वाला क्षेत्र, यानी आपको, ठीक है, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो के बीच वाला क्षेत्र, यानी कितना से कितना? तो भाई साहब आपके ठीक है, कितना से? तो 42 से 50 डिग्री सेल्सियस। ध्यान में रखिएगा, 42 डिग्री सेल्सियस से इसको कीजिए 42, 40 डिग्री और 42 डिग्री, मान लीजिए, ठीक है, 42 से 50 डिग्री से के बीच जो क्षेत्र होगा, वहां पर आपको रेनबो नहीं बनेगा। और ये वाला क्षेत्र जो है आपको ब्लैक होगा। याद रखना है, 42 से 50 डिग्री वाला क्षेत्र, एकदम समझिएगा, वाला क्षेत्र क्या होता है? तो भाई साहब वाला क्षेत्र जो है वह आपको अदीप्त क्षेत्र होता है, ब्लैक क्षेत्र होता है, अदीप्त क्षेत्र। और इसी क्षेत्र को ध्यान में रखिएगा कि अलेक्जेंडर का बेल्ट कहते हैं, अलेक्जेंडर की अदीप्त पट्टी कहते हैं, अलेक्जेंडर की अदीप्त पट्टी कहते हैं, है ना। एकदम याद रखना भाई, क्या कहते हैं इसको? तो इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो अलेक्जेंडर का अदीप्त क्षेत्र, अलेक्जेंडर का अदीप्त क्षेत्र कहते हैं। अलेक्जेंडर का अदीप्त क्षेत्र कहा जाता, अदीप्त क्षेत्र कहा जाता। एकदम ध्यान में रखिएगा भाई मेरे कि अलेक्जेंडर का अदीप्त क्षेत्र, इस एरिया को आप कहेंगे कितना से कितना? तो 42 से 50 डिग्री वाला जो एरिया है वह क्या कहलाएगा? तो आपको स्कैटरिंग यहां नहीं होगा। और ये स्कैटरिंग अगर होगा भी तो याद रखना है कि ये होता है डिस्ट्रक्टिव स्कैटरिंग होता है, डिस्ट्रक्टिव स्कैटरिंग होता है, जिसकी वजह से आपको डिस्ट्रक्टिव स्कैटरिंग होता है, जिसकी वजह से ये काला क्षेत्र बन जाता है, काला क्षेत्र बन जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई साहब, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। अब देखिए क्वेश्चन पाइए, कहा प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष के बीच एक अदीप्त पट्टी होती है, कोई बात नहीं है ना, अदीप्त पट्टी होती है जिसे अलेक्जेंडर का अदीप्त पट्टी कहते हैं। और मैंने क्लियर किया है आपको कि कितने डिग्री के बीच? तो 42 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में यह अदीप्त क्षेत्र पाया जाता है, ब्लैक एरिया पाया जाता है। और यह भी मैंने कहा कि यहां देखिए प्रकीर्णित प्रकाश में विनाशी व्यतिकरण होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जिसकी वजह से कोई भी स्कैटरिंग यहां नहीं हो पाएगा और यह
काला दिखेगा। कैसा दिखेगा? ब्लैक एरिया दिखेगा, ब्लैक एरिया दिखता है। तो ये बातें याद रखिएगा कि अलेक्जेंडर का आधिपत्य क्षेत्र किसके किसके बीच बनता है, तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो के बीच वाला क्षेत्र बनता है। और सर ने क्या बताया? तो सर ने बताया कि इसके बीच जो डिग्री होगा, कितने डिग्री के बीच ये बनता है, तो याद रखना 42 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री वाले क्षेत्र में बनता है, जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता है, जिसके कारण कोई भी स्कैटरिंग नहीं होगा, जिसकी वजह से यह क्षेत्र कैसा होगा? तो काला होगा। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, आंसर ए नंबर मारना है बच्चे। यहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और मैंने क्लियर भी किया है कि प्राइमरी रेनबो में 2 बार अपवर्तन, 1 बार पूर्णांतरिक परावर्तन, 1 बार वर्ण विक्षेपण होता है और ऊपर लाल नीचे बैगनी बनता है। और ठीक उसी प्रकार सेकेंडरी रेनबो में याद रखना बच्चे कि आपको 2 बार अपवर्तन, 2 बार पूर्णांतरिक परावर्तन, 1 बार वर्ण विक्षेपण होगा, ऊपर बैगनी बनेगा, नीचे लाल बनेगा। और याद रखिए 50 से 52 डिग्री के बीच यह बनता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, दोनों के बीच जो आपको डार्क एरिया प्राप्त होगा उसको ही अलेक्जेंडर का डार्क एरिया कहा जाता है बच्चे। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और नए तरह का प्रश्न है, तो एकदम याद रखना है इसको। चलिए अगली बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे, कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है ना? शायद समझ में आया होगा। रिकॉर्डेड वीडियो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई साहब आप लोग क्वेश्चन को देखिए, नहीं देखिएगा ना तो कोई काम आने वाला नहीं है। ठीक है, गुड़िया यहीं रह जाएगी, अप्सरा यहीं रह जाएगी, और ठीक है सबका नौकरी चौपट करके अपने नौकरी लेकर के चली जाएगी। लड़कियों को नौकरी होना बहुत आसान बात है, सरल बात है आज के समय में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आरक्षण की वजह से सामान्य बात है कि नौकरी हो ही जाएगा। आप लड़के लोग जो इधर उधर के चक्कर में रह रहे हैं, कृपया मेरी गुजारिश है, लड़का या लड़की जो भी है, गर्ल्स और बॉयज जो भी हैं, फोकस्ड रहिए पढ़ाई पर। अगर आप फोकस नहीं होइएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा आपका, है ना? ध्यान में रखिएगा, रिजल्ट बाधित होगा और अंत में बोलेगा कि सर तो बतेबे नहीं किए थे, सर तो ये क्वेश्चन का हल करबे नहीं किए थे, है ना? तो क्वेश्चन देखिए एकदम लाजवाब लाजवाब प्रश्न है। याद देखिए न्यूटन के गति का तीसरा नियम किस पर आता है? तो तीरंदाजी, है ना? याद रखिए बच्चे कि तीरंदाजी में भी क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होगा। यहां देखिए यह आर्चरी में है, आर्चरी में क्या किए कि ये खींचे, ठीक है, आपको धागा को खींचे फिर छोड़ दिए। तो आर्चरी भी आपको काम करता है न्यूटन के थर्ड नियम पर। और ठीक है, आपको स्पेस रॉकेट भी न्यूटन के थर्ड नियम पर काम करता है। लेकिन वेंचुरीमीटर जो है, याद रखिए बच्चे, वेंचुरीमीटर किस पर काम करेगा? तो वेंचुरीमीटर जो है यह बर्नौली के थ्योरम पर कार्य करता है, बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है, बर्नौली के सिद्धांत पर यह आधारित है ना? याद रखिएगा, सिद्धांत पर आधारित है। चलिए अच्छी बात है। किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान में रखना है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बराबर मैं बताता रहता हूं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये देखिए बड़ा अच्छा चीज है, लॉ ऑफ मोशन, है ना? आपको न्यूटन का तीसरा गति नियम है। क्या कह रहा है? आप कई बार पढ़े होंगे। और ये देखिए, ये वस्तु गिरा नीचे तो ये एक्शन लगाया, है ना? और ये बदले में सरफेस से क्या हुआ? तो आपको रिएक्शन हो गया, है ना? ध्यान में रखना बच्चे कि यहां मैं क्या कह रहा हूं कि एक्शन बराबर रिएक्शन होता है, एक्शन बराबर रिएक्शन। ये देखिए, अगर एक्शन इसी डायरेक्शन में है तो रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और ध्यान में रखना है, मैं क्या बता रहा हूं कि एक्शन बराबर रिएक्शन, यह ठीक है आपको विपरीत दिशा में, एकदम ध्यान में रखिएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में, है ना? और क्या, दो भिन्न वस्तुओं पर कार्य करता है, दो भिन्न वस्तुओं पर कार्य करता है। एकदम याद रखिएगा, दो भिन्न वस्तुओं पर कार्य करता है। और यहीं से आपको वस्तुओं पर कार्य करता है, यहीं से आपको संवेग संरक्षण का सिद्धांत मिलता है। और ठीक है बच्चे, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहां से मिलता है? तो आपको न्यूटन के थर्ड लॉ से, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत यहीं से मिलता है। संरक्षण का सिद्धांत आपको कहां से मिलता है? तो यहीं से मिलता है। और याद रखिएगा कि न्यूटन के तृतीय गति नियम पर क्या आधारित है? तो बंदूक से गोली का छोड़ा जाना, बंदूक से गोली छोड़ना, एकदम ध्यान में रखिएगा, बंदूक से गोली छोड़ना आपको न्यूटन थर्ड लॉ पर आधारित है। बच्चे, आपको तीरंदाजी करना, यह भी आपका आधारित है, तीरंदाजी, है ना, आर्चरी, यह भी आधारित है न्यूटन थर्ड लॉ। तैरना आपके न्यूटन के थर्ड नियम पर ही आधारित है। चौथा, रॉकेट का प्रणोदन, प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट, रॉकेट का प्रणोदन, यह भी किस पर बेस्ड है? तो ध्यान में रखना बच्चे कि यह भी प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट जो है, यह भी न्यूटन थर्ड लॉ पर आधारित है। तो आपको ए नंबर भी सही है, बी नंबर भी सही है, आंसर हो जाएगा कौन सा? तो डी नंबर होगा। तो भाई मेरे एकदम ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बातें
क्या है। बच्चे ओम का नियम आप सभी बच्चों को पता है कि ओम का नियम क्या होता है, ओम्स लॉ है क्या, ओम का नियम ध्यान में रखिएगा। ओम का नियम है, एकदम ध्यान में रखिएगा कि V प्रोपोर्शनल टू I, यानी विभवांतर समानुपातिक किसके, तो धारा के, और V बराबर क्या होता है RI। और यहां ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर को आप कांस्टेंट ले लेते हैं, तापमान को क्या लेते हैं, तो नियत लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। अब चलिए हम प्रश्न पर देखते हैं। आमीटर, याद रखिए जब भी सर्किट की बात करेंगे तो आमीटर जो है ना ऑलवेज कैसे जोड़ते हैं, तो भाई साहब याद रखना है कि एमीटर को जोड़ते हैं सीरीज में, और वोल्टमीटर को कैसे जोड़ते हैं, तो वोल्टमीटर को पैरेलल जोड़ा जाता है आपके सर्किट में। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, आमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, ये सही है ना। आमीटर को समांतर, ये गलत बात हो गया, आमीटर को ऑलवेज श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आमीटर का प्रतिरोध ठीक है नगण्य होता है, भाई साहब नगण्य होगा, यानी आपको न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है ना। और वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, उच्चतम होता है। अगर इसको सीरीज में जोड़ देंगे तो वोल्टमीटर क्या होगा, तो आपको जल जाएगा, और आमीटर को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो ध्यान में रखिएगा कि आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और ओम का नियम याद रखिए बच्चे कि ये देखिए, अगर हम इस पर V लेंगे और इस पर I लेंगे तो ये जो सरल रेखा प्राप्त होगा यही प्रतिरोध का मान देता है, यानी V और I के बीच का जो ग्राफ होता है वोल्टेज और करंट का, ये ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है। और ये देखिए ढाल कहीं से भी निकाल लेंगे तो आप इसका किसका मान देगा, तो यह प्रतिरोध का मान देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस तरह का। नेक्स्ट देखते हैं, यदि स्रोत का तापमान बढ़ा दिया जाए तो कार्नो इंजन, तो कार्नो इंजन की दक्षता क्या होती है, तो कार्नो इंजन की दक्षता ईटा, याद रखिएगा दक्षता की बात मैं कह रहा हूं, और दक्षता बराबर क्या होता है, तो भाई साहब ये होता है 1 माइनस ये देखिए T, टेम्परेचर किसका, तो सिंक का टेम्परेचर है, बटे टेम्परेचर किसका, सोर्स का टेम्परेचर है। तो सिंक और सोर्स पर बात हम कर रहे हैं। अब देखिए है ना, ध्यान में रखिए भाई, और इसको हम परसेंटेज से भी गुना कर देंगे तो परसेंटेज में निकल जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि जितना सोर्स का ये वैल्यू अधिक होगा उतना ही T/T सिंक बटा T सोर्स का मान कम हो जाएगा, और आपको 1 में से उसको घटाना कम पड़ेगा। इसीलिए T सोर्स जितना ज्यादा होगा, ध्यान में रखिएगा T सोर्स जितना ज्यादा होगा उतना ही आपको एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, और T सोर्स जितना कम होगा, ध्यान में रखना T सोर्स जितना कम होगा आपको एफिशिएंसी उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो ध्यान में रखिएगा कि यदि स्रोत का तापमान बढ़ा दिया जाए तो आपको क्या हो जाएगा, कार्नो इंजन की दक्षता बढ़ जाएगी। कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं रखना है कि ठीक है कार्नो इंजन क्या होता है, तो भाई ये सादी कार्नोट नामक वैज्ञानिक ने आपको बनाया था कार्नोट इंजन, याद रखिएगा सादी कार्नोट। और इन्होंने क्या कहा था कि देखिए ठीक है ऐसा इंजन जिसकी दक्षता 100% हो जाए, ध्यान में रखिएगा 100% हो जाए, ऐसे इंजन को आप क्या कहते हैं, तो कार्नो इंजन कहते हैं। तो बढ़ जाएगी, कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं रखना भाई मेरे, ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बड़ा अच्छा प्रश्न भाई, प्रेशर कुकर आपका किस सिद्धांत पर काम करेगा, तो आपको पता होगा कि ये देखिए ये आपका प्रेशर कुकर है, आपने देखा होगा है ना, आप यूज भी करते हैं डेली, और इसमें आप क्या लगाते हैं, गैस किट लगाते हैं, और ये गैस किट इस तरह से लगा होता है, और यहां पर एक क्या होता है, तो भाई यहां पर एक ढक्कन होता है और यहां पर सीटी लगा होता है, ये प्रेशर कुकर है। भाई साहब यहां देखिए प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। आप क्या करते हैं, तो एरिया का मान, ये जो छिद्र है इसका एरिया का मान आप कम करते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है। ये पहला सिद्धांत है, ध्यान में रखिएगा, छिद्र छोटा है ना, या एरिया क्या करते हैं, कम करते हैं, एरिया कम तो दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये पहला हो गया। दूसरा कंसेप्ट क्या है भाई मेरे, कि आपको पता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, दाब डायरेक्टली समानुपाती तापमान के होता है। तो जितना ज्यादा तापमान बढ़ेगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, खाना जल्दी पकेगा, ध्यान में रखिएगा भोजन जल्दी पकेगा है ना, याद रखना बच्चे, जल्दी पकेगा। अब देखिए, अब थोड़ा सा और जान लीजिए, बाहर अगर ठीक है, बाहर अगर क्या है भाई साहब, अगर बाहर 1 एटमॉस्फेयर दाब है तो आपके कुकर में कितना, तो 3 एटमॉस्फेयर दाब होता है। बंद कुकर में कितना दाब हो गया, तो आपको 3 एटमॉस्फेयर होगा। ये देखिए बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है और कुकर के अंदर जो दाब है ये काफी ज्यादा होता है एटमॉस्फेयर से, बंद होने की वजह से, एरिया कम करने की वजह से। तो जिसकी वजह से आपको क्या हो गया, कुकर के अंदर बराबर क्वेश्चन पूछेगा कि प्रेशर कुकर
कुकर के अंदर दाब कितना होता है, तो इनसाइड द प्रेशर कुकर, एकदम याद रखिए बच्चे, इनसाइड द प्रेशर कुकर आपको दाब जो है, ध्यान में रखिए बच्चे, प्रेशर कुकर जो दाब होता है वो बहुत ज्यादा होता है ना। ये देखिए इनर प्रेशर आउटर प्रेशर से काफी ज्यादा होता है। मैंने कितना कहा कि इनर प्रेशर का दाब 3 एटमॉस्फेयर, अगर बाहर का एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर है तो अंदर में 3 एटमॉस्फेयर होगा। काफी तीव्र गति से पानी यहां गर्म होता है और काफी बॉइलिंग पॉइंट का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये जल्दी खाना पकता है। तो ये 2 कंसेप्ट पर आधारित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और याद रखना है बच्चे कि आपका कुकर जो बना होता है ये किसका बना होता है, तो यह ड्यूरेलुमीन का बनता है। ध्यान में रखिएगा, यह ड्यूरेलुमीन, याद रखना बच्चे, यह ड्यूरेलुमीन का बना होता है। जनरली आजकल स्टील का भी बना लेता है लोग, लेकिन जनरली यूज जो करते हैं वो ड्यूरेलुमीन का यूज करते बना होता है। और ये ड्यूरेलुमीन क्या होता है, तो एल्युमिनियम होता है, कॉपर होता है, मैग्नीज होता है और मैग्नीशियम। देखिए इतना पदार्थ इसमें इसका बना होता है। ये एलॉय है बच्चे, यानी मिश्र धातु है। यानी दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक में उत्थान के आधार पर आप क्या करते हैं, तो भोजन को पकाते हैं। किसमें, प्रेशर कुकर में। दाब के अनुप्रयोग द्वारा अनाज को और अधिक, नहीं मृदु कहां से बनाएंगे, दाब और ताप के अनुप्रयोग द्वारा अनाज को और अधिक मृदु, ये भी गलत बात है। याद रखिएगा कि जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा और खाना जल्दी पकेगा। तो कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं रखना भाई मेरे, है ना। हर क्वेश्चन का कंसेप्ट होता है। ये देखिए धारावाही वृत्ताकार पास के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी, तो आप सभी बच्चों को पता है कि धारावाही पास जो है उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र हमेशा कंसेंट्रिक रिंग्स होता है बच्चे, कंसेंट्रिक रिंग्स होता है। ये देखिए यानी आपको वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार क्या होगा, सकेंद्रित वृत्त होता है, कंसेंट्रिक रिंग्स बोलते हैं, है ना। तो धारावाही वृत्ताकार पास के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऑलवेज आपको कंसेंट्रिक सर्किल्स होता है। और याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, है ना, जब भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा की बात करेगा तो 2 बातें आपको एकदम याद रखनी है ना। आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करेगा तो ध्यान में रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है नॉर्थ से स्टार्ट होता है और साउथ के तरफ जाता है। ये चुंबक के बाहर, यानी चुंबक के बाहर, इसकी दिशा चुंबक के बाहर क्या होगा, तो आपकी दिशा क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ होगी चुंबक के बाहर। लेकिन चुंबक के अंदर क्या होगा, तो भाई मेरे साउथ टू नॉर्थ होगा। कहां पर, चुंबक के अंदर होता है, चुंबक के अंदर होता है, याद रखिएगा। और यह भी ध्यान में रखना है कि 2 चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, याद रखिएगा, चुंबकीय बल रेखाएं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। एकदम कंसेप्ट याद रखिएगा, कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, दूसरे को नहीं काटती है, एकदम ध्यान में रखिएगा, को नहीं काटती हैं। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। और अगर काटेंगे तो एक तीसरा क्या हो जाएगा, आपको डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि असंभव है। तो ये सकेंद्रित वृत्त होता है, कंसेंट्रिक साइकिल्स होता है, याद रखिएगा। और जितना ज्यादा ये निकट निकट होगा उतना ही क्या होगा, तो बच्चे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ध्यान में रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितना निकट निकट होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने क्या कहा कि जितना निकट उतना प्रबल क्षेत्र होगा, जितना निकट, है ना, जितना निकट हो जाएगा उतना ही प्रबल क्षेत्र होगा, उतना ही प्रबल क्षेत्र होता है, उतना ही क्या हो जाता है, प्रबल, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, प्रबल क्षेत्र हो जाता है, होता है, प्रबल क्षेत्र होता है। तो ये बातें याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं, करा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन को समझाया जा सकता है। भाई साहब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो आपको कहीं से भी इसमें भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब भी चर्चा होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कर दीजिए, है ना। क्या कह रहे हैं बच्चे, ये देखिए, ये मैं क्या कह रहा हूं, ये देखिए धातु है, धातु का प्लेट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, धातु का प्लेट है और इस पर निश्चित ऊर्जा गिर रहा है और इस निश्चित ऊर्जा को आप फोटोन कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, फोटोन कहते हैं। और जैसे ही फोटोन इस पर गिरेगा तो क्या होगा भाई साहब, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां फंसा हुआ है, ठीक है, सतह के अंदर, इस इलेक्ट्रॉन को ये सतह पर लाएगा और यहां से ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूव आउट हो जाएगा, सरफेस से दूर चला जाएगा। इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। मैंने क्या कहा कि धातु के प्लेट पर, ध्यान में रखिएगा, धातु के प्लेट पर फोटोन के गिरने पर, ध्यान में रखना, फोटोन के गिरने पर, ठीक है, आपको गिरने पर किसका, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। इसी प्रक्रिया को द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू इंसिडेंस ऑफ फोटोन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, उत्सर्जन, है ना। तो धातु के प्लेट पर फोटोन के गिरने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इसी प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं, ध्यान में रखना है। और
याद रखिए बच्चे, यह जो है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, यह प्रकाश का कण गुण है। ध्यान में रखिएगा, प्रकाश का कण गुण है, प्रकाश का कण गुण, यानी आपको कण गुण है, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा गुण है? तो पार्टिकल नेचर है एक। दूसरी बात क्या है? यानी ये E बराबर mc स्क्वायर जो आइंस्टीन का सिद्धांत है उसका पालन करता है। और यह क्वांटम, याद रखना है, ये क्या है? प्रकाश के क्वांटम स्वभाव को भी ये व्यक्त करता है। ध्यान में रखना है, ये किसने कहा? तो आइंस्टीन ने कहा था। तो यह ठीक है, आपको प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का भी पालन करता है, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का पालन करता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, क्वांटम सिद्धांत का पालन करता है ना, सिद्धांत का पालन करता है। ये किसने कहा? तो ये आइंस्टीन ने कहा था, पालन करता है। यानी यहां पर से दो गुण हो गया, कौन कौन? एक तो प्रकाश के कण स्वभाव, और बच्चे दूसरा हो गया प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत, यानी दोनों का ये पालन करेगा। ठीक है, आपको आंसर बी और सी दोनों हो गया, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ध्यान में रखना है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो इसके बारे में एकदम याद रखिए बच्चे, इसके बारे में सर्वप्रथम हर्ज ने बताया था। इसके बारे में सर्वप्रथम हर्ज ने बताया था। बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? तो भाई साहब सर्वप्रथम हर्ज ने बताया था, हर्ज नामक वैज्ञानिक ने बताया था, हर्ज ने बताया था। बहुत अच्छा कंसेप्ट है भैया, बराबर पूछता है। और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का समीकरण किसने दिया था? तो ये भी ध्यान में रखना है, ये आइंस्टीन ने दिया था। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का समीकरण, एकदम ध्यान में रखिएगा, विद्युत उत्सर्जन का समीकरण है ना, उत्सर्जन का समीकरण ये किसने दिया था? समीकरण आपको इक्वेशन याद रखिएगा। क्या इक्वेशन क्या है? तो एच न्यू बराबर क्या हो जाता है? तो एच न्यू नॉट और प्लस क्या आपको काइनेटिक एनर्जी हाफ एम भी स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका इक्वेशन है? तो आइंस्टीन ने दिया था, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का समीकरण है। तो ये किसने दिया? तो आइंस्टीन ने दिया था। ध्यान में रखना है, किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। और आइंस्टीन ने इस पर आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये भी ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोनों आंसर हो जाएगा भाई, है ना। प्रकाश का तरंग स्वभाव नहीं होता है, ये प्रकाश का कण स्वभाव होता है और प्रकाश का क्वांटम स्वभाव होता है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तो कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं रखना है और याद रखिएगा मेरी बातों को। अब देखिए क्या कह रहा है, सभी अभिक्रियाओं के लिए, देखिए कितना मस्त कॉन्सेप्ट है। चलिए यहां देखिए भाई साहब, यहां देखिए क्या कह रहा है, सभी अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक वियोजन की प्रकृति क्या होती है। अच्छा, आपको पता है रासायनिक वियोजन, ये देखिए ये है H2O, मान लेते हैं ये H2 है ना, H2, और इसको क्या करना है? रासायनिक अभिक्रिया कराना ऑक्सीजन से। तो पहले ये हाइड्रोजन जो है ये क्या करेगा? उष्मा ग्रहण करेगा, उष्मा ग्रहण करेगा। ध्यान में रखिएगा, उष्मा ग्रहण करेगा। बिना उष्मा ग्रहण किए, ध्यान में रखना, बिना उष्मा ग्रहण किए ये भी आपको उष्मा ग्रहण करेगा, तब जाकर के ये क्या होगा? तो परमाणु में टूटेगा, परमाणु में वियोजित होगा, परमाणु में वियोजित होगा। ध्यान में रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के लिए पहले आपको किसमें टूटना पड़ेगा? तो परमाणु में वियोजित होना पड़ता है ना, होना पड़ता है। तो परमाणु में वियोजित होना पड़ता है, इसका मतलब है आपको क्या होगा? उष्मा शोषी अभिक्रिया होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, यानी परमाणु में वियोजित होना पड़ता है। इसके लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे, इसके लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, उष्मा की आवश्यकता होती है। चलिए अच्छी बात है ना, बिना इसका संभव नहीं है। फिर अगर अतिरिक्त उष्मा बच गया तब जाकर के आपको उष्मा क्षेपी होगा। लेकिन आपको क्या कह रहा है कि सभी अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक वियोजन की प्रकृति, है ना, केवल रासायनिक वियोजन की प्रकृति की बात कर रहा है। तो ये क्या होगा? उष्मा शोषी तो पक्का है कि होगा ही होगा, ये नहीं होगा भाई साहब। अब देखिए ठीक है, अब क्या होगा? एक चीज और याद रखना है कि ये मान लीजिए नाइट्रोजन है ना, और ये क्या है? हमारा हाइड्रोजन है ना, ये वियोजित हो गया और ये क्या बन गया भाई साहब? ये बन गया 2NH3, अमोनिया का निर्माण कर लिया। क्या अमोनिया भी वियोजित होकर के ये नहीं बनाएगा? तो बनाएगा, यानी ये प्रतिवर्ती अभिक्रिया भी होगा, रिवर्सेबल भी हो सकता है, यानी उष्मा शोषी तो होगा ही होगा। सभी अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक वियोजन की प्रकृति उष्मा शोषी होगा और प्रतिवर्ती भी होगा। ध्यान में रखना है कि प्रतिवर्ती भी होगा, कभी भी उष्मा क्षेपी नहीं होगा। यानी आपको याद रखना है यहां दो चीज, बी और सी, आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी एकदम नोट डाउन कर लेना भाई मेरी कि रासायनिक वियोजन की प्रकृति, है ना, ध्यान रखिएगा, रासायनिक वियोजन जब भी चर्चा करेगा केमिकल डिकम्पोजिशन, तो वहां पर ध्यान में रखना है कि आपको पहले परमाणु में टूटेगा, पहले परमाणु में टूटेगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, परमाणु में वियोजित होगा, एक बात है ना, वियोजित
होगा, है ना, ध्यान में रखना भाई मेरे, वियोजित होता है, पहले परमाणु में वियोजित होता है, फिर ये परमाणु क्या होगा भाई साहब, ठीक है, आयदर आपको क्या बनाएगा, तो आयदर अभिकारक बना सकता है, या आयदर क्या बनाएगा, तो भाई साहब ये प्रतिफल भी बना सकता है ना, तो इसीलिए प्रतिवर्ती भी होगा, दोनों चीज हो सकता है, यानी रिएक्टेंट्स भी बन सकता है, और क्या बन सकता है, तो भाई साहब ये आपको, ठीक है, प्रोडक्ट भी बन सकता है, दोनों काम आपका संभव है ना। तो पहले परमाणु में, ठीक है, परमाणु में वियोजित होता है, ध्यान में रखिएगा, और जैसे ही परमाणु में वियोजित होगा, तो मैंने दो आपको वहां पर दिखाया, एक एग्जांपल H2O2 का दिखाया मैंने, दूसरा N2+H2 का दिखाया है, और इसमें हमेशा उष्मा ग्रहण होगा, है ना, और उष्मा ग्रहण होगा तो ये प्रतिवर्ती भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उष्मा शोषित तो पक्का है कि होगा ही होगा। अगर एक ऑप्शन चुनना होता तब हम क्या करते, ये चुनते, दो ऑप्शन चुनना है यहां पर, या दो से अधिक भी चुनना है, तो आपको क्या होगा, आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं रखना भाई। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कह रहा पीएच पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली जाती है। देखिए अच्छा प्रश्न है। यह देखा गया कि पीएच पेपर का रंग नीला, बच्चे रंग नीला किस में होता है, आप सभी बच्चों को पता है कि पीएच है ना, पीएच क्या होता है, तो भाई साहब पीएच जो है, अगर, ठीक है, पीएच याद रखना है कि पीएच अगर 7 हो गया तो आपको पता है उदासीन होता है, सब बच्चा को बचपन से ही पता होगा उदासीन है ना, और पीएच अगर क्या होगा ग्रेटर देन 7 हो गया तो ये हो गया क्षारीय, है ना, और आपको ये भी पता होगा कि पीएच लेस देन 7 हो गया तो ये अम्लीय होता है। और जब भी ध्यान में रखिएगा, जब भी पीएच का मान, ध्यान में रखना है पीएच का मान, ठीक है, किसके लिए, पीएच पेपर की बात कर रहा है, तो पीएच पेपर कहने का सेंस यहां पर लिटमस पेपर है। कौन सा पेपर है, लिटमस पेपर है भाई, है ना, और लिटमस पेपर अगर क्या होगा तो रंग नीला, है ना, रंग नीला याद रखना है कि, ठीक है, आपको रंग नीला यानी बेलन, है ना, बॉस से क्या हुआ बेस, और लॉस से क्या हो गया लाल, है ना, लाल नीला हो गया भाई मेरे। क्षारक क्या होगा, लाल को नीला करता है, तो जब भी, ठीक है, लाल से नीला होगा इट मींस यह क्या है, तो क्षारक है, यह क्या है, क्षारक है, और क्षारक का पीएच मान मैंने अभी तुरंत बताया क्या होगा, तो भाई साहब 7 से अधिक होगा। तो अशुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा, 7 के बराबर होगा। लेमन जूस का पीएच मान लेस देन 7 होगा। वह सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल याद रखिएगा NaHCO3, ये क्या होता है, तो क्षारीय होता है, और इसका पीएच मान, ठीक है, आपको कैसा होगा, तो 8.5 से लेकर के 10 के बीच होता है, ध्यान में रखिएगा 10 के बीच होता है, यानी ये क्षारीय हो गया। तो आंसर कहीं से भी कंफ्यूजन वाला नहीं है, आपको सी नंबर आंसर ही होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट ही हो जाएगा आपको आंसर, NaHCO3, इसी का पीएच मान 8.5 से 10 के बीच होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कारण निम्नलिखित में से कौन सा रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। देखिए मैं इस प्रश्न को एकदम सिंपल तरीके से बनाता हूं, और शायद आपको पता भी होगा कि क्या सर करते हैं यहां पर, एकदम सर क्या करते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा। जरा इस पर देखिए भाई, यहां क्या है, तो यहां जो है ना आपको पता है कि जिंक का +2 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बन का यहां देखिए कार्बन फ्री स्टेट में होता है तो 0 है। अब जरा यहां पर आइए, ये देखिए फ्री स्टेट में आ गया यानी इसका ऑक्सीडेशन 0 हो जाएगा। यहां देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये देखिए ऑक्सीजन का -2 तो कार्बन का क्या हो गया, तो +2 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए अब मेरी बात पर बच्चे, यहां देखिए क्या मैं कह रहा हूं, जरा मेरी बात समझिए अच्छे से। ये देखिए ठीक है, ऑक्सीजन का -2 था, हाँ, और -2 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जिंक का +2 था तो जिंक का 0 हो गया, यानी यहां रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर अगर घटता है तो वह अभिक्रिया रिडक्शन होता है। कार्बन का 0 है और यहां देखिए कार्बन का +2 हो गया, यानी कार्बन का यहां क्या हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता है तो ध्यान में रखिएगा ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर घटता है तो इसको रिडक्शन बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जरा इस पर देखिए भाई, ये Mn का क्या हुआ, तो भाई ऑक्सीजन का -4 हो गया, ध्यान में रखिएगा। ऑक्सीजन का क्या हो गया, -4 हो गया, 2 दूनी 2 गुना -2 -4, तो ये देखिए +4 हो जाएगा। यहां देखिए HCl का, यहां देखिए Cl -1 और हाइड्रोजन का +1 होता है। जरा इस पर बात कर लेते हैं Cl2 का, याद रखना बच्चे, तो Cl2 का -1 गुना 2 क्या हो गया आपको -2, तो ये देखिए +2 हो जाएगा, है ना। हाइड्रोजन का आइए, हाइड्रोजन का यहां देखिए क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन का -2 होता है, तो यहां पर आ गया आपको +1 आ गया। Cl2 फ्री स्टेट में है तो 0 हो गया, यानी यहां भी ऑक्सीडेशन
ठीक है, रिडक्शन दोनों हो रहा है भाई मेरे, घट बढ़ रहा है, तो ये भी आपको रिडॉक्स अभिक्रिया ही होगा, ये भी रिडॉक्स अभिक्रिया हो गया। यहां जरा देखिए सोडियम का क्या होता है फ्री स्टेट में, तो 0 हो गया है ना, ऑक्सीजन का -2 होता है ना। अब देखिए यहां पर क्या होगा, तो सोडियम जो है ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, सोडियम पेरोक्साइड है, तो बच्चे यहां पर क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान में रखना है, ये +2 हो गया, क्या हो गया +2 हो गया, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, तो ये ऑक्सीजन का हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। तो ध्यान में रखनी है बच्चे, बहुत महत्वपूर्ण है आपको। चलिए, तो ये बातें याद रखनी है। तो अब ठीक है, यहां भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, यहां भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, यानी रिडॉक्स अभिक्रिया हो गया। जरा इस पर बात कीजिए, ठीक है, आपको सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, तो भाई मेरे +2 या +1 जो भी करना है ले लीजिए, है ना, +1 ही लेते हैं, ठीक है। आपको अर्जेंटस और ठीक अर्जेंटम दोनों होता है, हाँ, यहां क्या हो गया +2 मान लेते हैं, ले लीजिए। नाइट्रोजन का क्या हुआ, तो भाई साहब यहां +1 ही लीजिए, सिल्वर का क्या लीजिए, +1 लेते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। यहां भी ये देखिए नाइट्रोजन का, ये ऑक्सीजन का कितना हुआ, तो ऑक्सीजन का -6 हो गया, -2 गुना 3 -6 हो गया। और यह देखिए नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, तो +5 हो गया, 5 + 1 6 हो गया, -6 खत्म हो गया, यानी 0 हो जाएगा। यहां देखिए +1 हो गया, यहां Cl का -1 हो गया, यहां देखिए सिल्वर का +1 हो गया, क्लोरीन का -1 होता है, सोडियम का +1 हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन का -6 हो गया, ये देखिए +5 हो गया। तो देखिए कहीं भी, यानी सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर वही है, +1 ही है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए +5 है, +5 ही है, ऑक्सीजन का -6 है, यहां पर 3 ठो है, इसीलिए -2 गुना 3 करिए तो -6 है, तो यहां भी -6 है, कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ। अब बच्चे आपको सोडियम देखिए, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए यहां पर -1 ही है, कहीं चेंज नहीं हो रहा है, यानी ये रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, ध्यान में रखना है, ये रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। यही तरीका है आपको सबसे अच्छा निकालने का, कहीं से भी और कोई तरीका नहीं होता है सही, ध्यान में रखिएगा। सभी का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना लिखना पड़ेगा, आपको ध्यान रहेगा, विदिन ए सेकेंड ये सवाल बन जाता है, अगर ध्यान में नहीं है तो आपको बनाना बड़ा कठिन हो जाएगा सवाल को। तो ध्यान में रखिए बच्चे, रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो, साथ साथ हो, ऐसी अभिक्रिया को आप रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो कहीं से भी कंफ्यूजन रखना नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं, क्या हमारा है, वंडरवाल वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस के जैसा व्यवहार करता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वंडरवाल याद रखना है कि वास्तविक गैस का आदर्श व्यवहार, ध्यान में रखिए बच्चे, वास्तविक गैस है ना का आदर्श व्यवहार, वास्तविक गैस मतलब रियल गैस है, रियल गैस का आदर्श व्यवहार, याद रखिएगा, रियल गैस का कौन व्यवहार, तो आदर्श व्यवहार कब होता है, तो भाई साहब ये आदर्श व्यवहार जो है ना 2 ही कंडीशन पर होता है ना, व्यवहार 2 कंडीशन यहां आप लेते हैं, पहला उच्च ताप, हाई टेम्परेचर, उच्च ताप, और दूसरा क्या लेंगे, तो भाई साहब ये लेते हैं निम्न दाब पर, यानी हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर, निम्न दाब पर आपको क्या होगा, तो ये वंडरवाल जो है आपको आदर्श गैस की जैसा बिहेव करेगा, यानी हायर टेम्परेचर और लोअर प्रेशर पर, हायर टेम्परेचर और लोअर प्रेशर पर। और ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो वंडरवाल गैस समीकरण है ये क्या होता है, तो ये P प्लस n²A अब बटे क्या होगा V², है ना, ध्यान में रखिएगा, और क्या होगा V - NB बराबर होता है nRT, है ना, इसको बोलते हैं वंडरवाल का समीकरण। और वंडरवाल के समीकरण में उच्च ताप पर अट्रैक्शन क्या होता है, तो नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ध्यान में रखिएगा, उच्च ताप पर हम क्या करेंगे, तो आकर्षण बल को नगण्य मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं, और आयतन में परिवर्तन को भी हम क्या करते हैं, तो बच्चे निम्न दाब पर आपको आयतन में परिवर्तन को हम क्या मान लेते हैं, तो नेग्लिजिबल मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। और आपको क्या होगा, तो आपका जो गैस है वो किसके जैसा व्यवहार करेगा, तो आदर्श के जैसा व्यवहार करेगा, और यह PV बराबर nRT का पालन करेगा, PV बराबर nRT का पालन करेगा, और इसे आदर्श गैस समीकरण आप कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा यही 2 कंडीशन है, हायर टेम्परेचर और लोअर प्रेशर पर आपको वास्तविक गैस का व्यवहार कैसा होगा, तो आपका ठीक है आदर्श के जैसा होता है। चलिए ये जरा देखिए कितना अच्छा सवाल है भाई साहब, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कह रहा है कि एक पदार्थ X का उपयोग सफेदीकरण में करते हैं, कोई बात नहीं, किया जाता है, इसे हवा की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करके प्राप्त किया जाता है, तो X की पहचान कीजिए। भाई साहब चूना पत्थर क्या होता है, लाइम स्टोन क्या होता है, व्हाट इज लाइम स्टोन, तो लाइम स्टोन जब भी चर्चा करते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट को मार्बल या लाइम स्टोन कहते हैं, मार्बल या लाइम स्टोन कहते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, लाइम स्टोन कहते हैं। चलिए देखिए कितना अच्छा सवाल है, और इसको आपने हिट कर देना है,
क्या कर देना है, हीट कर दीजिए। सीमेंट इंडस्ट्री में यही काम होता है, वहाँ आपको क्या करते हैं, तो गर्म करते हैं, गर्म करते हैं। तो जैसे ही गर्म करेंगे भाई साहब, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। और इसी का प्रयोग, ठीक है, देखिएगा कि चूना, याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं क्विक लाइम। कौन सा लाइम कहेंगे, क्विक लाइम कहा जाता है, बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। तो ये बिना बुझा हुआ चूना कौन हो गया, तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। ध्यान में रखिए बच्चे कि ये जो है ना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इसको स्लैग्ड लाइम कहते हैं, स्लैग्ड लाइम कहते हैं, है ना, स्लैग्ड लाइम कहते हैं, है ना, याद रखना है, स्लैग्ड लाइम कहते हैं। चूना पत्थर को गर्म करके प्राप्त किया जाता है, तो यही कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त करेंगे, क्विक लाइम प्राप्त करेंगे। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये क्या होता है, तो भैया ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। कई बार मैंने चर्चा किया है, कौन सा पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर है। और जल को कीटाणुनाशन, जल के कीटाणुनाशक में इसका उपयोग हम बृहद मात्रा में करते हैं। तो सीमेंट इंडस्ट्री में जनरली इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहता है। देखिए सर, आपको कमरे के तापमान पर द्रव, ध्यान में रखिएगा, कमरे के तापमान पर द्रव, है ना, द्रव, कमरे के तापमान पर द्रव तत्व कौन कौन होगा भाई साहब, कमरे के तापमान पर द्रव तत्व, है ना, द्रव तत्व की बात करेगा तो द्रव तत्व में दो चीज लीजिए। पहला द्रव धातु, है ना, द्रव धातु, द्रव धातु कौन है, तो भैया ये मरकरी है ना, मरकरी। मरकरी को आप क्या कहते हैं भाई साहब, मरकरी को याद रखना है कि आप कहते हैं क्विक सिल्वर, याद रखिएगा, शायद आपको पता भी होगा, क्विक सिल्वर कहते हैं, क्विक सिल्वर कहा जाता है, मरकरी को क्विक सिल्वर कहते हैं। और मरकरी की परमाणु संख्या, आपको एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो भैया 80 होता है। ये 12वें वर्ग का तत्व है। किस वर्ग का तत्व है, तो 12वें वर्ग का तत्व होता है। कौन, तो आपका मरकरी, है ना, ध्यान में रखना है बच्चे, बड़ा इंपॉर्टेंट मरकरी तत्व है। और इसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व होता है, डेंसिटी होता है। और ये बड़ा पावरफुल तत्व होता है, ध्यान में रखिएगा, और बहुत सारे चीजों में उपयोगी है। द्रव, द्रव आपको अधातु, ये कौन है, तो भाई साहब ये भी आपको ध्यान में होगा, कई बार मैंने चर्चा भी किया है, ये ब्रोमीन है। और ब्रोमीन याद रखना है कि ब्रोमीन जो है, याद रखिएगा बच्चे कि लाल भूरा द्रव होता है, लाल भूरा द्रव है, लाल भूरा द्रव होता है, एकदम ध्यान में रखना है। इसकी परमाणु संख्या जो है वह 35 होता है। क्या होता है, 35 होता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और हेलोजन वर्ग में आता है। तो कह रहा है कि एकमात्र धातु कौन है, तो बच्चे पारा है। आपको जिंक जो है इसकी परमाणु संख्या 30 है। और यह आपको हाइग्रोस्कोपिक मेटल है, यानी आर्द्रता ग्राही धातु है। ये कभी भी आर्द्रता ग्राही धातु है, ये भी 12वें वर्ग में ही पाया जाता है ना, लेकिन ये द्रव अवस्था में नहीं होता है। ब्रोमीन आपको द्रवाधातु है ना, ध्यान में रखना है। अच्छा प्रश्न है, बराबर पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अस्थायी कार्बोनियम आयन है। ध्यान में रखिए बच्चे, जैसे ही कार्बोनियम आयन की बात करेगा, कार्बोनियम आयन जैसे ही चर्चा करेगा, तो ध्यान में रखिएगा कि ठीक है, जिसमें, है ना, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या, याद रखिएगा, हाइड्रोजन एक, है ना, हाइड्रोजन की संख्या, ठीक है, अधिक, ध्यान में रखिएगा, हाइड्रोजन की संख्या क्या होगा, अधिक, है ना, अधिक। और ठीक है, जो आपको क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप जो आपको किससे जुड़ा होगा, भाई साहब जो, ठीक है, फिनाइल या आप कहिए एरोमेटिक ग्रुप से जुड़ा होगा, एरोमेटिक ग्रुप से जुड़ा होगा, है ना, वो क्या होगा, ग्रुप से जुड़ा होता है। ध्यान में रखना भाई मेरे, जुड़ा होता है, वो अस्थायी कार्बोनियम आयन होता है, अस्थायी कार्बोनियम आयन, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हाईली ठीक क्या हो जाएगा, हाईली, ठीक है, आपको स्टेबल कार्बोनियम आयन होगा। अब इसमें देखिए ये क्या है, तो भाई साहब ये है टर्सरी मिथाइल, ठीक है, टर्सरी मिथाइल, ठीक है, टर्सरी मिथाइल है, यानी ये जो है ना टर्सरी मिथाइल, ये इसमें 3 9 ही हाइड्रोजन है, एक पहली बात। दूसरा बात क्या कि इसमें ये जो है ना, ये क्या है, तो एल्काइल ग्रुप है, ये एरोमेटिक नहीं है बच्चे, तो ये उतना ज्यादा अस्थाई नहीं होगा। अब इस पर आइए, ठीक है, ये देखिए C6H5 ये क्या हुआ, तो भाई साहब ये एरोमेटिक है। और इसमें देखिएगा हाइड्रोजन कितनी, तो 15 हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन की संख्या 15 है। और इसमें जो है आपको एरोमेटिक कंपाउंड भी है, एरोमेटिक चेन भी है, एरोमेटिक, ठीक है, रिंग भी है, एरोमेटिक रिंग है। और ये देखिए कार्बोनियम आयन है। तो कहने का अर्थ है कि ये दोनों आपको जो मैंने रूल बताया है, कार्बोनियम आयन जो
अस्थाई होगा उसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक होनी चाहिए, एक। दूसरा बात क्या कि जो फिनाइल या एरोमेटिक ग्रुप से जुड़ा है, तो ये फिनाइल से जुड़ा हुआ है या एरोमेटिक ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये अधिक अस्थाई हो गया। जरा इस पर भी बात कर लेते हैं। यहां देखिए एक 3 और 2 क्या हुआ, 5 ही हाइड्रोजन परमाणु है, 5 हाइड्रोजन परमाणु है। और कार्बन याद रखना है कि ये क्या है, तो बच्चे ये जो है ना आपको, ठीक है, ये जो है आपका डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन है, डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन है, ध्यान में रखिएगा, डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन है। ये भी एरोमेटिक नहीं है, डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन है, जिसकी वजह से ये उतना ज्यादा अस्थाई, ठीक है, कार्बोनियम आयन नहीं होगा। तो ध्यान में रखिएगा कौन ज्यादा अस्थाई होगा, तो मैंने 2 चीज बताया है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। पहला नंबर, जो एरोमेटिक या फिनाइल ग्रुप से जुड़ा होगा वो ज्यादा अस्थाई कार्बोनियम आयन का निर्माण करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट देखते हैं, कर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं कैसे। तो आप सभी बच्चों को पता है, क्या पता है होगा बच्चे कि ये देखिए ये डबल बॉन्ड है ना या ट्रिपल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इसी को बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एकदम समझिए इसको क्या बोलते हैं, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए बड़ा मजेदार सवाल है। और ये क्या होता है, तो भैया ये वनस्पति तेल होता है। ध्यान में रखिएगा ये कौन सा तेल होता है, तो वनस्पति तेल होता है। और ठीक है, इसको आपने क्या करना है, तो निकेल उत्प्रेरक या पैलेडियम उत्प्रेरक, निकेल या पैलेडियम की उपस्थिति में इसमें आप हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, H2 जोड़ देते हैं, जिससे ये क्या बन जाता है, तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, या आप कह सकते हैं इसको कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है। एकदम ध्यान में रखिएगा कौन सा हाइड्रोकार्बन बनेगा, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। और याद रखिए बच्चे कि वनस्पति तेल बन गया वनस्पति घी, देर से जलेगा, वनस्पति तेल बन गया वनस्पति घी, देर से जलेगा। और इस अभिक्रिया को आप क्या कहते हैं, चूंकि हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं इसीलिए इसे हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान में रखिएगा हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, एकदम याद रखिए हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, यानी ये अभिक्रिया आपको हाइड्रोजनीकरण कहलाता है ना, ध्यान में रखना है। इसमें निकेल और पैलेडियम को जोड़ते हैं, निकेल और पैलेडियम को आप जोड़ते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदल देते हैं, और लंबे समय तक देखिएगा जलेगा नहीं, और भोजन पकाने में इसका उपयोग आप करते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो पैलेडियम और निकेल की उपस्थिति में आप इसमें हाइड्रोजन जोड़ेंगे, ना कि पैलेडियम और रेडियम। रेडियम तो इतना ज्यादा डेंजरस है बच्चे, इसका यूज तो कर ही नहीं सकते आप, ठीक है। यहां पर कैडमियम का भी आप यूज नहीं कर सकते किसी भी स्थिति में, है ना। तो ध्यान में रखना है, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। कौन सा होगा, बी नंबर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में अनायनिक अपमार्जक कौन है। अच्छा प्रश्न है और आपको देखना भी चाहिए, तुरंत आपका सवाल बन जाएगा। सबसे पहले तो अपमार्जक या डिटर्जेंट क्या होता है। भाई साहब डिटर्जेंट जैसे ही चर्चा में आए तो आपको पता होनी चाहिए अपमार्जक, ध्यान देना है भाई, अपमार्जक या डिटर्जेंट इसको क्या कहते हैं। तो भैया इसको याद रखिएगा कि यह जो है सोपलेस सोप है ना, साबुन रहित साबुन बोलते हैं, सोपलेस सोप कहते हैं। और ये बना किसका होता है भाई साहब, ये बना होता है किसका, तो यह एल्काइल है ना, ध्यान में रखिएगा एल्काइल सल्फेट है ना, ये देखिए अल्काइल सल्फेट, या ठीक है आपको एल्केनॉइल, एल्केनॉइल है ना, एल्केनॉइल सल्फोनेट का बना होता है ना, सल्फोनेट का बना होता है ना। चलिए अच्छी बात है, का बना होता है, चलिए अच्छी बात है, ये इसका बना होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपमार्जक के विषय में जान गए। और ये 2 प्रकार का होता है, एक होता अनआयनिक और दूसरा क्या होता आयनिक, है ना। जरा इसको देखिए, सोडियम लोराइल सल्फेट, तो भाई साहब ये सोडियम Na+ है, और इसमें ठीक है आपको लोराइल तो लोराइल ही है, ये देखिए SO3- सल्फेट आ गया, यानी इसमें ठीक है आपको धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आयन जुड़ा हुआ है। तो याद रखना है कि ये क्या है, तो आयनिक, आयनिक, आयनिक है भाई मेरे, सोडियम लोराइल सल्फेट क्या है, तो आयनिक अपमार्जक होता है। जरा देखिए एल्कीन बेंजीन सल्फोनेट है, तो यहां भी सल्फोनेट जुड़ा हुआ है SO3, और ठीक है बेंजीन जुड़ा हुआ है, ये क्या हुआ पॉजिटिव में आ जाएगा, तो SO3-, यानी एल्कीन बेंजीन सल्फोनेट भी आपको क्या है, तो आयनिक अपमार्जक है। लेकिन इसमें आइए ठीक है लोराइल, एल्काइल, एथोक्सीलेट बच्चे, ये आपको क्या है अनआयनिक है, यानी सारे जितने भी हैं सभी आपको क्या है, तो हाइड्रोकार्बन है, कहीं भी आपको ठीक है जो है आपको आयनिक ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ इसके साथ में, इसीलिए यह क्या है, तो यह अनआयनिक, याद रखिएगा अनआयनिक अपमार्जक होता है। अनआयनिक
अपमार्जक है। ध्यान में रखना भाई मेरे, अनायनिक अपमार्जक है। कहीं से भी यह जो है आपको क्या है, तो ठीक है, यह आपका ठीक है अनायनिक नहीं है, आयनिक हो गया, ये ध्यान में रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, अनायनिक अपमार्जक, केवल सी नंबर आंसर होगा। आपको दिया होगा ये प्रयुक्त में से एक से अधिक, ये नहीं होगा भाई साहब। ये दोनों में आपको क्या है, दोनों में आपका सल्फोनेट जुड़ा हुआ है, सल्फेट और सल्फोनेट जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये क्या हुआ, तो आपको आयनिक अपमार्जक होता है ना। ध्यान में रखना है भाई मेरे, जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं उस कंसेप्ट को पकड़िए और तब जाकर के उस कंसेप्ट को बनाइए। मैंने क्या कहा कि जहां भी सल्फेट या सल्फोनेट जुड़ा होगा, ध्यान में रखना भाई मेरे, जहां भी क्या जुड़ा होगा, सल्फेट या सल्फोनेट जुड़ा होगा, वो दोनों ठीक है, सल्फोनेट जुड़ा होगा, वो क्या होगा, तो भाई साहब ये आयनिक अपमार्जक होगा, क्योंकि ये सल्फेट जो होता है या सल्फोनेट होता है वो SO3 माइनस के फॉर्म में आता है। तो ध्यान में रखना है आपको कि ये जो है आयनिक अपमार्जक हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है, समस्थानिकों के अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए कितना अच्छा सवाल है। यूरेनियम का समस्थानिक परमाणु भट्ठी में यूज होता है, एकदम सही है। यूरेनियम 235 जो है सबसे ज्यादा आपको भट्टियों में यूज होता है। कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में, एकदम सही है। कोबाल्ट 60 जो है इससे गामा रेज निकलता है, इससे गामा रेज निकलता है, जिसका उपयोग गामा रेज निकलता है, जिसका उपयोग आप किसमें करते हैं, गामा रेज निकलता है, जिसका उपयोग कैंसर के इलाज में आप करते हैं, है ना, ध्यान में रखिएगा। आयोडीन का समस्थानिक, आयोडीन 131 है, इसका उपयोग आप ग्वाइटर रोग के इलाज में करते हैं, घेघा रोग के इलाज में करेंगे, ये भी सही है। यानी आपको 1 2 3 सब सही है। अब प्रश्न पकड़ते हैं, केवल 1 और 2 गलत बात है, केवल 2 और 3 गलत बात है, केवल 3 वाली है ना, तो आपको सभी हो गया। उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो ऐसा तो ऑप्शन है नहीं, है ना, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक ही मारेंगे आंसर भाई मेरे। 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है ना। आंसर आपको क्या हो जाएगा, तो डी नंबर, उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर सही है, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई साहब इसमें तत्वों के गुणधर्म, उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है। आपको मोसले नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले आपको बताया था कि मोसले ने, याद रखिएगा, मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया, और यही आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है। परमाणु संख्या पर तत्वों को व्यवस्थित किया, ध्यान में रखिएगा, परमाणु संख्या पर तत्वों को व्यवस्थित किया, और इन्हें आप क्या कहते हैं, तो भैया इसको मॉडर्न फादर ऑफ, ठीक है, व्यवस्थित किया था, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया, ये बड़ा अच्छा बात है। व्यवस्थित किया किसने, तो मोसले ने। यानी आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने दिया, तो भाई साहब आपको दिया, ठीक है, मोसले ने ही दिया था। और याद रखिएगा कि आवर्ती फलन होता है, यानी पेरियोडिक फंक्शन होता है, जितना भी गुण है, चाहे वो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गुण हो, चाहे आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो, चाहे आपका ठीक है क्या होगा भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, चाहे आपको मेटेलिक प्रॉपर्टी हो, सब गुण जो है ना वो क्या होगा, तो पेरियोडिक फंक्शन होता है। याद रखिएगा पेरियोडिक फंक्शन होता है, मेटेलिक प्रॉपर्टी हो, सब गुण आपको पेरियोडिक फंक्शन होता है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो आंसर ये सही है, पहला वाला ऑप्शन आपको सही है। इसमें 7 समूह 18 आवर्त, ये देखिए उल्टा कर दिया है, इसमें 18 समूह, ध्यान में रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने, तो बच्चे 18 वर्ग, है ना, वर्ग या ग्रुप होता है, 18 वर्ग या ग्रुप होता है। और 7 क्या हो गया, तो भैया ये आवर्त होता है, 7 आवर्त होता है, यानी 7 पीरियड होता है। तो कहीं से भी कंफ्यूजन रखना नहीं है, यानी ये गलती हो गया। आंसर क्या होगा, केवल एक सही है, याद रखिएगा, केवल एक सही हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान में रखना है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, और ये ध्यान में रखिएगा। यहां देखिए, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियां कौन सी है। यहां देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चे। उबालना, उबालने के द्वारा आप क्या करते हैं, तो अस्थायी कठोरता दूर करते हैं। उबाल करके आप अस्थायी कठोरता दूर करते हैं, ध्यान में रखिएगा। अस्थायी कठोरता कैसे दूर करेंगे, तो उबाल करके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। क्लार्क विधि में क्या करते हैं, तो भाई साहब ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ठीक है मिलाकर गर्म करने पर आपको कठोरता दूर हो जाता है। मिलाकर गर्म करने पर कठोरता क्या होगा, तो दूर हो जाएगा करने पर, ठीक है, मिलाकर गर्म करने पर आपको कठोरता दूर हो जाएगा। इस विधि को क्लार्क विधि कहते हैं। और ये दोनों विधि आपको क्या होगा, अस्थायी कठोरता दूर करने की विधि है। पहला उबालना और दूसरा का क्लार्क विधि। अब देखिए केल्गोन विधि, याद रखना है, केल्गोन विधि में सोडियम हेप्टाफॉस्फेट, याद रखिएगा, सोडियम क्या होता है, तो सोडियम, ध्यान में रखना बच्चे, सोडियम हेप्टाफॉस्फेट, है ना, सोडियम हेप्टा, है ना, हेप्टा मेटाफॉस्फेट, है ना, मेटाफॉस्फेट डालकर उबालते हैं,
फॉस्फेट डालकर क्या करेंगे, उबालते हैं, जिससे आपको कठोरता क्या होगा, दूर हो जाएगा। फॉस्फेट सोडियम हेप्टामेटाफॉस्फेट डालकर उबालते हैं, एकदम याद रखिए बच्चे, डालकर उबालते हैं। और ये केवल किसका करते हैं, तो उबालते हैं, ध्यान में रखिएगा, उबालते हैं, है ना, उबालते हैं। ये आपको ये कठोर जल का याद रखना, कठोर में कौन, अस्थाई कठोरता दूर करने की विधि है, अस्थाई परमानेंट हार्डनेस दूर करने की ये विधि है, अस्थाई कठोरता ये दूर होता है। यानी आपको याद रखना है कि जब भी जल की अस्थाई कठोरता की बात करेगा तो जल में या तो कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट घुला होगा, है ना, याद रखिएगा, या मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट घुला होगा। और इस कठोरता को दूर करने के लिए आप किसका यूज करते हैं बच्चे, तो याद रखिएगा, इस ये यूज करते हैं, पहला उबाल करके, दूसरा क्लार्क विधि का उपयोग करते हैं। क्लार्क विधि में मैंने क्या कहा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल करके उबाल देते हैं। तो ध्यान में रखना, 1 और 2 आपका सही हो गया, आंसर हो जाएगा सी नंबर, है ना, 1 और 2 आपका सही है। तीसरा गड़बड़ है बच्चे, तीसरा जो है वह अस्थाई कठोरता दूर करने की विधि है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कारण निम्नलिखित में से बॉयल का नियम किस पर आधारित है, तो अच्छा प्रश्न है। बॉयल का नियम जो है बच्चे, आपको मैंने कई बार कहा है कि देखिए यहां क्या कर दीजिए, तापमान नियत, ध्यान में रखिएगा, तापमान को हमने क्या कर दिया, नियत कर दिया। तो आयतन जो है, आयतन वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है ना। दाब जो है, याद रखिएगा, आयतन जो है दाब का व्युत्क्रमानुपाती होगा, आयतन दाब का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। और यहां से क्या निकल के आ जाएगा, तो पी भी बराबर कांस्टेंट निकल के आ जाएगा। और यहीं से क्या निकल के आएगा, तो ध्यान में रखिएगा, P1 V1 बराबर P2 V2 आता है। इसे ही बॉयल का नियम कहा जाता है। तो यह तापमान और आयतन का संबंध ये चार्ल्स का नियम देता है, ध्यान में रखना बच्चे, ये किसका नियम देता है, चार्ल्स का नियम देता है। तापमान और आयतन के बीच में संबंध, आयतन और तापमान के बीच संबंध देगा V प्रोपोर्शनल टू T, है ना। दाब और आयतन संबंध ये बताता है, ध्यान में रखिएगा, V प्रोपोर्शनल टू 1/P बताएगा कौन, तो बॉयल का नियम। आयतन मात्रा ये गड़बड़ है ना, तो ध्यान में रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका बी नंबर आंसर होगा। अच्छा सवाल है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है, ध्यान रखिएगा, गाजर जो है ना, गाजर ये कोनिकल रूट है बच्चे, कोनिकल रूट, शंक्वाकार जड़ होता है, कोनिकल रूट होता है, इसको बोलते हैं शंक्वाकार, इसको बोलते हैं क्या, तो बच्चे कोनिकल रूट कहते हैं, शंक्वाकार जड़, है ना, शंक्वाकार जड़ होता है, ध्यान में रखिएगा, बराबर क्वेश्चन पूछे। शकरकंद ये नेपिफॉर्म रूट होता है, कुंभीकार जड़ होता है, ठीक है, कुंभीकार, याद रखिएगा, कुंभीकार जड़, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेपिफॉर्म रूट बोलते हैं, ये नेपिफॉर्म रूट है। ये सब क्या है, तो आपको भूमिगत जड़ का रूपांतरण है। लेकिन आलू जो है ना बच्चे, ये क्या होता है, तो यह जो है, यह आपको, ठीक है, इस पर नोट्स और इंटरनोट्स पाए जाते हैं, यह कंद है, ये कंद है बच्चे, कंद है, यानी ट्यूबर है। और ये क्या हुआ, तो आपको स्टेम है, क्या है, तो यह स्टेम है, ध्यान में रखिएगा, स्टेम है कौन, तो आपका आलू। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आलू क्या है, तो स्तंभ है, ध्यान में रखिएगा, आलू क्या है, रूपांतरित स्तंभ होता है। तो बराबर आपसे क्वेश्चन पूछता है, कई बार हमने चर्चा किया है इस पर। नेक्स्ट देखिए, कृत्रिम प्रकाश क्या होगा, पर्णहरित होगा। हाँ बच्चे, याद रखना है कि आपको जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण मैं बराबर आपको बताता रहता हूं कि प्रकाश संश्लेषण जो है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो है, ये देखिए 6CO2 है और ये 12H2 है ना। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां मैं लेता हूं क्या, सबसे पहले क्लोरोफिल लेते हैं, है ना, क्लोरोफिल लेते हैं, और फिर क्या लेते हैं, प्रकाश लेते हैं। ये जरूरी नहीं कि सूर्य का प्रकाश ही हो, मैं यहां पर ये बताता हूं कि भैया आपको कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण हो सकता है और प्राकृतिक प्रकाश में भी आपको होता ही होता है। प्राकृतिक प्रकाश में तो होगा ही होगा, है ना, दोनों में होता है। लेकिन हाँ, कृत्रिम प्रकाश में जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर काफी तीव्र होती है और ये बन जाता है क्या, ये बन जाएगा C6H12 O6 और क्या होगा 6O2 अब प्लस क्या होगा 6H2O बाहर निकल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को आप प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण आपको, ठीक है, कृत्रिम और आपको प्राकृतिक दोनों प्रकाश में होता है। तो पर्णहरित नष्ट कर सकता है, गलत बात है। आर्टिफिशियल में क्या होगा, पर्णहरित का संश्लेषण कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, ये सही है बच्चे, है ना। पर्णहरित का नाश नहीं होता। पर्णहरित का नाश जब भी होगा तो ध्यान में रखिएगा, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल क्या होता है भाई साहब, तो क्लोरोफिल जो होता है आपको कई बार मैंने चर्चा किया है कि ये ए भी होता है और बी भी होता है ना। जनरली
आपको क्लोरोफिल ए बड़ा फेमस है और यही सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करता है। और इसका फार्मूला देखिए C55H72O5N4 और Mg होता है। और यहां जो मैग्नीशियम है ना, यह प्रकाश को अवशोषित करने में सहायता करता है। मैग्नीशियम चाहे आपको सूर्य का प्रकाश हो या कृत्रिम प्रकाश हो, सूर्य प्रकाश या कृत्रिम प्रकाश हो, दोनों में यह क्रियाशील होता है बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा कि दोनों प्रकाश में आपको प्रकाश संश्लेषण होगा, चाहे वो कृत्रिम प्रकाश हो या सूर्य का प्रकाश हो। इसीलिए आंसर सी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है ना भाई। यहां देखिए, ठीक है, यहां देखते हैं निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप से सेलुलोज संबंधित है। अच्छा, सेलुलोज होता क्या है? तो मैंने कई बार आपको कहा है कि देखिए सेलुलोज जो है ना, ये पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड, ध्यान में रखना बच्चे, ये पॉलीसेकेराइड है। और आपके एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन होता है? तो सेलुलोज ही होता है। सेलुलोज का सूत्र क्या होता है? तो ये ध्यान में रखिएगा, C6H10O5N होता है। ध्यान में रखना बच्चे, है ना। यह ग्लूकोज का बहुलक है, याद रखिएगा, ग्लूकोज का बहुलक है। ग्लूकोज का बहुलक होता है, ध्यान में रखना। ग्लूकोज का क्या है? बहुलक है। और मैंने कई बार आपको कहा है कि देखिए सेलुलोज जो होता है ना, इसमें बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंद होता है। इसमें बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंद होता है, ग्लाइकोसाइडिक बंद होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, बंद होता है। और यह आपको नहीं पचेगा बच्चे, है ना। यह मनुष्य द्वारा नहीं पचाया जा सकता है ना, ध्यान में रखना है। यह मनुष्य द्वारा पचेगा नहीं, यानी यह शर्करा है। एक तरह से बात करें तो यह शर्करा है, यानी आंसर हो जाएगा कौन सा? ए नंबर। यह लिपिड नहीं है, यह प्रोटीन नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ना तो लिपिड है ना तो ये है, ये सेकेराइड, पॉलीसेकेराइड है, यानी शुगर का ही एक रूप होता है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। इनमें से कौन सा जंतु सेलेंटेटा है? भाई साहब, समुद्री एनीमोन जो है ना, ये सेलेंटेटा होता है। सेलेंटेटा होता है, सेलेंटेटा, समुद्री एनीमोन। और इसको देखिए, सेलेंटेटा जब भी चर्चा करेंगे बच्चे, तो सिलेंटेटा, ध्यान में रखिएगा, सिलेंटेटा, इसको 3 भाग में बांट दीजिए। कितने भाग में? 3 भाग में। सिलेंटेटा कितने प्रकार के? तो भाई साहब, ये सिलेंटेटा जो होता है ना, वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। बहुत अच्छी बात है, सिलेंटेटा 3 प्रकार के होंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं एंथोजोआ, है ना, एंथोजोआ। एंथोजोआ में कौन कौन आएगा? तो समुद्री एनीमोन आएगा, ध्यान में रखेगा, और मूंगा आता है। समुद्री एनीमोन और मूंगा, ध्यान में रखेगा, समुद्री एनीमोन और मूंगा इसमें आता है। एनीमोन और मूंगा आएगा, है ना। ये दोनों जो है आपको सिलेंटेटा वर्ग में आएगा। और एंथोजोआ कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? एंथोजोआ कहा जाता है, एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे, एंथोजोआ कहते हैं। दूसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो भाई साहब इसको बोलते हैं हाइड्रोजोआ, हाइड्रोजोआ कहते हैं। हाइड्रोजोआ, हाइड्रा इसी में आता है, हाइड्रोजोआ। इसमें क्या आएगा? तो भाई साहब इसमें आएगा हाइड्रा, ध्यान में रखिएगा, हाइड्रा इसी में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंत में क्या होगा? तो भाई साहब इसको बोलते हैं क्या? ठीक है, आपको स्काइफोजोआ, है ना, जेलीफिश आता है, स्काइफोजोआ, स्काइफोजोआ, ध्यान में रखिएगा, स्काइफोजोआ। इसमें क्या आएगा? जेलीफिश, जेलीफिश आएगा। सभी क्या होगा? तो बच्चे सभी जो है ना आपको निडेरिया संघ में आता है, सिलेंटेटा संघ में आता है। तो आंसर यही होगा। समुद्री खीरा जो है ना, ठीक है, समुद्री खीरा या अर्चिन, अर्चिन बोलते हैं ना, समुद्री अर्चिन, है ना, ये सब आएगा इकोनोडर्माटा में, इकोनोडर्माटा में, इकोनोडर्माटा में आता है, एकदम ध्यान में रखना है, इकोनोडर्माटा में ये आता है, एकदम याद रखिएगा। समुद्री गाय जो है ना बच्चे, ये आता है स्तनधारी में, स्तनधारी में आता है, ध्यान में रखिएगा, ये स्तनधारी में आएगा, समुद्र में रहता है, घास खाता है। और ठीक है, सेरीन वर्ग होता है आपको किसमें? तो स्तनधारी में, उसी सेरीन वर्ग में यह आता है। तो ध्यान में रखना है, समुद्री एनीमोन क्या हुआ? आपको सिलेंटेटा वर्ग में है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा तंत्रिका कोशिका किस भ्रूणीय स्तर से बनता है? देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपको इसको आंसर क्या हो जाएगा? एक्टोडर्म होगा, याद रखना, एक्टोडर्म। ये एक्टोडर्म से क्या क्या बनता है बच्चे, है ना, ध्यान में रखिएगा। भ्रूण के 3 परत होते हैं। पहला आपको, ठीक है, सबसे अंदर वाला जो होगा इसको बोलते हैं इंडोडर्म, ध्यान में रखना बच्चे, इंडोडर्म कहते हैं। ठीक है, मध्य वाला जो होता है उसको बोलते हैं मेसोडर्म, है ना, मेसोडर्म। सबसे बाहर वाला जो होता है ना उसको बोलते हैं एक्टोडर्म। और इसी एक्टोडर्म से क्या बनता है? तो भैया आपको तंत्रिका, ठीक है, तंत्रिका तंत्र बनता है, तंत्रिका तंत्र बनता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, इसी से बनता है, तंत्रिका तंत्र बनता है। कहीं से भी कंफ्यूजन रखना नहीं है। ध्यान में रखना बच्चे कि मस्तिष्क की हड्डी, त्वचा, बाल, नाखून, है ना, मस्तिष्क की हड्डी, याद रखिएगा, मस्तिष्क की हड्डी या रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, मस्तिष्क की हड्डी बोलिए या रीढ़ की हड्डी बोलिए, है ना, या आप कह सकते हैं, ठीक है, बाल, नाखून, है ना,
बाल, नाखून, त्वचा, ये सब किससे बनता है? तो सब एक्टोडर्म से बनता है। बाल, नाखून, त्वचा, ये सब किससे बनेगा? तो भाई ठीक है, एकदम ध्यान में रखना है कि ये सभी बनता है आपके एक्टोडर्म से। बच्चे मेसोडर्म से क्या बनता है? तो मेसोडर्म से ध्यान में रखिएगा कि मेसोडर्म से क्या बनेगा? तो हृदय, रक्त तंत्रिकाएं, है ना, रक्त वाहिकाएं और बच्चे प्रजनन अंग वगैरह किससे बनता है? तो मेसोडर्म से बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट हृदय, हृदय इसी से बनता है, मेसोडर्म से हृदय बनेगा, है ना। उसके बाद मैंने कहा प्रजनन अंग भी इसी से बनेगा, प्रजनन अंग भी इसी से बनेगा। और क्या मैंने कहा कि बच्चे धमनी और सिरा इसी से बनेगा, धमनी और सिरा इसी से बनता, भ्रूण के इसी हिस्सा से बनता है। किससे? तो मेसोडर्म से या मिसोडर्म से। एंडोडर्म से क्या बनता है? ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको पाचन अंग, है ना, पाचन अंग इसी से बनता है। हड्डी इसी से बनता है बच्चे, हड्डी इसी से बनेगा। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हड्डी का निर्माण किससे होता है ना। और अग्नाशय, मूत्राशय सब इसी से बनता है, ध्यान में रखिएगा। अग्नाशय, मूत्राशय सब इसी से बनता है। श्वसन भी इसी से होगा, श्वसन भी इसी से होगा। कौन सा? तो एंडोडर्म से होता है। श्वसन अंग का निर्माण भी यहीं से होता है। तो ये बराबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि तंत्रिका कोशिकाएं कहां से बनेगा? तो ध्यान में रखिए, मस्तिष्क की हड्डी या रीढ़ की हड्डी, बाल, नाखून, त्वचा, ये सब किससे बनेगा? तो एक्टोडर्म से बनेगा। तंत्रिका कोशिकाएं कहां से बनेगी? तो एक्टोडर्म से बनेगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चे। मध्यम वसा बनती है बच्चे, वसा चाहे मध्यम हो या कुछ भी हो, वसा मनुष्य के शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स होता है, ध्यान में रखिएगा, ट्राइग्लिसराइड्स होता है। और ये ट्राइग्लिसराइड्स किससे बनता है? तो ग्लिसरॉल और वसी अम्ल से बनता है, ग्लिसरॉल और वसी अम्ल से बनता है। ग्लाइकोजेन जो है संचित, याद रखना, संचित स्टार्च है। मनुष्य में संचित स्टार्च को क्या बोलते हैं? तो ग्लाइकोजेन कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ग्लूकोज और ग्लिसरॉल ये कुछ नहीं, तो याद रखना है कि मध्यम वसा किससे बनेगा? तो ग्लिसरॉल और वसी अम्ल से बनता है। ध्यान में रखना, ये ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। ये आइदर आपको कहां पर? दो जगह पर होता है। एक तो वसीय उत्तक में, ध्यान में रखिए बच्चे, वसीय उत्तक में संचित रहेगा, दूसरा आपके यकृत में संचित रहता है। ध्यान में रखना, दो जगह पर ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं ना, ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में होता है। और कई बार मैंने कहा है कि ये दो प्रकार का होगा, एक एलडीएल और दूसरा एचडीएल होता है ना, ये ध्यान में रखना है। फुसफुसों में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त रुधिर आता है। ये देखिए बच्चे, आपको मैंने कई बार कहा कि देखिए ये आपका हृदय है, ये क्या है? आपका हृदय है, और हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर होते हैं। ये देखिए, इसको बीच से काट दीजिए, इससे आ गया, है ना। तो इधर वाला जो है ना, इसको बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल, है ना, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। इधर वाले को बोलेंगे राइट ऑरिकल, और इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। और यहीं से, ठीक है, दाएं निलय से ये देखिए फुसफुस धमनी, है ना, फुसफुस धमनी। कौन सा धमनी? फुसफुस धमनी। पल्मोनरी, पल्मोनरी, है ना, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, हाँ आर्टरी कहते हैं। फुसफुस धमनी, ध्यान में रखना भाई मेरे, कौन सा धमनी है? फुसफुस धमनी है, फुसफुस धमनी, है ना, फुसफुस धमनी। कहां लेके जाता है रक्त को? तो भाई साहब ये आपका फेफड़ा है, ये क्या है? आपका फेफड़ा है। फेफड़ा में रक्त को लेके जाएगा, है ना, ये देखिए फेफड़ा में रक्त को लेके आया। और फेफड़े से शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त, ठीक है, किसके द्वारा? तो भाई साहब ये होता है, इसको बोलते हैं फुसफुस सिरा द्वारा। कहां आया? तो लेफ्ट ऑरिकल में आया, ठीक है, याद रखना, इसको बोलते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी, पल्मोनरी इसको बोलते हैं वैन, है ना, फुसफुस सिरा द्वारा। कहां पर? शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त आपको कहां पहुंचा? तो लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचता है। और राइट वेंट्रिकल से आपको अशुद्ध रक्त कहां गया? तो बच्चे पल्मोनरी धमनी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त आपके फेफड़ा में पहुंचता है। तो यहां देखिए क्या करा, फुसफुसों में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर आता है। तो फुसफुसों में कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर देखिए कहां से आएगा? तो भाई साहब आपके, ठीक है, दाएं निलय से आता है। तो हृदय के दाहिने निलय से आता है, हृदय के दाहिने निलय से आता है। तो क्लियर हो गया कंसेप्ट? बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? अच्छा प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी? तो बच्चे ग्लाइकोजेन, मैंने कहा इसे पशु स्टार्च कहते हैं, इसे पशु स्टार्च कहते हैं। और मैंने कहा कि देखिए इसे पशु स्टार्च कह दीजिए। क्या हो रहा भाई? इसे पशु स्टार्च कहते हैं, ध्यान में रखना है। कौन सा स्टार्च कहेंगे? तो पशु स्टार्च कहते हैं। चलिए अच्छी बात है। कौन सा स्टार्च? तो इसे पशु स्टार्च कहते हैं। अच्छी बात है भाई, स्टार्च कहते हैं। और कहां कहां कितना कितना संचित रहता है ये भी मैंने पढ़ाया आपको। भाई साहब ये जो है ना 2 जगह संचित रहता है, एक तो यकृत में, लिवर में। लिवर में कितना? तो भाई साहब ये लिवर में जो है ना आपको लगभग, ठीक है, लगभग आपका कितना? तो बच्चे 200 मिलीग्राम के आसपास, 200 ग्राम के आसपास संचित रहता है ना। और आपके जो मांसपेशी है वहां कितना होगा? तो मांसपेशी में लगभग 600 ग्राम, है ना,
600 ग्राम आपको क्या होगा, तो ग्लाइकोजन संचित रहता है। एमिनो अम्ल मनुष्य के शरीर में नहीं पाया जाता, याद रखना, इसका संचयन नहीं होता है, इसका संचयन नहीं होता है ना, संचयन नहीं होता, ध्यान में रखिएगा, संचयन नहीं होता, मनुष्य के शरीर में आपको एमिनो अम्ल का संचयन नहीं होता है ना, ध्यान में रखना भाई मेरे। और लेकिन फैट जो है ना ये संचित रहता है, कहां कहां, तो ये तो वसी उत्तक और त्वचा के नीचे, वसी उत्तक में रहेगा संचित, और दूसरा आपके त्वचा में, है ना, त्वचा में, दो जगह आपको त्वचा में संचित रहता है। कौन, तो आपका वसा, है ना, ध्यान में रखना भाई मेरे। तो कौन संचित नहीं रहेगा, तो मैंने लिख भी दिया है कि आपका एमिनो अम्ल आपके शरीर में संचित नहीं रहता है। ग्लाइकोजन मैंने कहा दो जगह संचित रहेगा, एक तो लीवर में, दूसरा आपके मसल्स में ये संचित रहता है। 200 ग्राम के आसपास यकृत में संचित रहेगा, मांसपेशी में लगभग 600 ग्राम के आसपास संचित रहता है, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बच्चे, ज्वरनाशी पैरासीटामोल, ये सुमेलित है, कोई बात नहीं। प्रतिफेनकारक पॉलीएमाइड्स, ये कौन सा है, गलत बात है। पॉलीएमाइड्स का याद रखना है, पॉलीएमाइड्स जो है, नायलॉन को पॉलीएमाइड्स कहते हैं, बहुलक हो गया, ये बहुलक हो गया, ना कि प्रतिफेनक में यूज करते हैं, बहुलक में यूज करेंगे पॉलीएमाइड्स का, तो ये गलत सुमेलित है। प्रतिरोधी एस्पिरिन, बच्चे एस्पिरिन का यूज हम लोग दो जगह करते हैं, कहां कहां, तो एक होता है एनाल्जेसिक, है ना, एनाल्जेसिक्स में, दर्द निवारक में, एनाल्जेसिक्स में यूज करते हैं आपको किसका, एस्पिरिन का, और दूसरा यूज करेंगे किसमें, तो भाई मेरे एंटीपायरेटिक्स में करते हैं, ज्वरहारी में इसका यूज करते हैं, और यह विलोक के पौधे के पत्ती से आपको प्राप्त होता है एस्पिरिन। एस्पिरिन को याद रखना बच्चे, इसको बोलते हैं एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड कहते हैं, ध्यान में रखना है, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड कहते हैं। तो ये भी गलत हो गया, ये भी सुमेलित नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई मेरे, तो एक से अधिक सुमेलित नहीं है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अच्छी बात है, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला, ठीक है, सिनोवैक क्या है, तो सिनोवैक याद रखिए बच्चे कि कोविड-19 के लिए जो सिनोवैक दिया गया ये संपूर्ण टीका है, संपूर्ण टीका होता है, ध्यान में रखिएगा, संपूर्ण टीका होता है। इसमें क्या करते हैं, तो बच्चे मरे हुए वायरस, याद रखिएगा, मरे हुए निष्क्रिय वायरस, है ना, कौन सा वायरस, निष्क्रिय वायरस का उपयोग करते हैं, ध्यान में रखिएगा, निष्क्रिय वायरस का उपयोग करते हैं, वायरस का उपयोग करते हैं, है ना, उसी को, ठीक है, आपको क्या करते हैं, तो पूर्ण रूप से शरीर में डालते हैं, उपयोग करते हैं। और ये कोविड-19 के लिए सिनोवैक जो था ये संपूर्ण वायरस का टीका था। लेकिन यहां देखिए एमआरएनए जो है ना, एमआरएनए ये कौन बनाया था, तो ध्यान में रखिए बच्चे, एमआरएनए जो है यह एस्ट्राजेनिका, आपने सुना होगा नाम, एस्ट्राजेनिका नामक कंपनी थी, ठीक है, एस्ट्राजेनिका, फाइजर, इसने एमआरएनए, एस्ट्राजेनिका, फाइजर, है ना, फाइजर इसने आपको बनाया था क्या, एमआरएनए वैक्सीन भी कोविड-19 के लिए बनाया गया था। ध्यान में रखिएगा कि सिनोवैक जो है ठीक उसी तरह से काम करता है जिस तरह से पोलियो काम करता है, पोलियो या आप कहिए एक तरह से, ठीक है, आपको आजकल पॉक्स का या इन्फ्लुएंजा का जो वैक्सीन आया है सब आपको किसका वायरस है, किसका आपको बना हुआ है, बच्चे संपूर्ण वायरस का टीका इसको कहा जाता है, यानी कंप्लीट वायरस का टीका कहते हैं, सिनोवैक कंप्लीट वायरस का टीका है। चलिए अगली बात करते हैं, लिंग संलग्न वंशाकृति को पहचानने की विधि हो सकती है। बच्चे आपको पता है कि लिंग संलग्न किसकी वजह से होता है, तो एक्स क्रोमोसोम के कारण होता है, ध्यान में रखिएगा, एक्स क्रोमोसोम के कारण होता है, क्रोमोसोम के कारण क्या होगा, लिंग संलग्न रोग होता है, कारण होता है ना, एक्स क्रोमोसोम के कारण होता है। ध्यान में रखिएगा कि ठीक है, आपको पता है कि माँ, है ना, और आपको पता है पिता, है ना, ये देखिए बच्चे, पिता से, ठीक है, मान लीजिए कि लड़का है तो लड़का को याद रखना है पिता से क्या मिला, तो XY मिला, है ना, लेकिन आपको क्या हुआ, तो ये देखिए मान लीजिए कलर ब्लाइंडनेस का जीन है तो कहां पर रहेगा, XY पर रहेगा, है ना, तो बेटा लिंग संलग्न रोग होगा किसकी वजह से, तो माता के कारण। ध्यान में रखना भाई मेरे, बेटा जो है ना वह लिंग संलग्न रोग होगा उसमें किसकी वजह से, तो मां के कारण होगा। ध्यान में रखिएगा, बेटा अगर कलर ब्लाइंडनेस होता है, बेटा यदि हेमोफिलिक होता है, बेटा यदि, ठीक है, थैलेसेमिया रोग से युक्त होता है, बेटा यदि किसी एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिजीज से संयमित होता है या ये होता है, तो उसका मुख्य कारण मां है ना, मां के कारण ही उसको एक्स क्रोमोसोम मिला है जो आपको एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम है। ध्यान में रखिएगा, ये बीमारी से युक्त, ठीक है, गुणसूत्र मिला उसको। अब देखिए बेटी के केस में आइए, तो बेटी में पता है आपको क्या होगा कि एक्स है ना, बेटी, ध्यान में रखिए बच्चे,
अब अगर पिता एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है तो ये पिता से भी आ सकता है और मां से भी आ सकता है। मां से लेकिन अगर आएगा तो वाहक होगी, लेकिन पिता से अगर आ गया, ध्यान में रखिएगा, मां से अगर आ गया तो ये वाहक होगी, याद रखना है। लेकिन पिता से अगर आ गया तो पिता से एक्स क्रोमोसोम लिंक्ड अगर जीन आपको, चाहे वो कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन हो, चाहे हेमोफिलिक जीन हो, वो अगर आ जाता है तो इसका मतलब है वो क्या होगा, तो याद रखें पीड़ित हो जाएगा। यानी बेटी अगर पीड़ित होगी तो पिता के कारण, है ना, बेटी अगर पीड़ित होगी तो किसकी वजह से, तो पिता के कारण। लेकिन बेटा अगर पीड़ित होगा तो आपको मां के कारण होगा। तो ध्यान में रखिए बच्चे, लिग्न सहलग्न वंशागति में मैंने आपको क्या बताया कि आपको अगर बेटा है तो वो किससे पीड़ित हुआ, तो मां के कारण वह पीड़ित होगा, और बेटी है तो वो किसके कारण पीड़ित होगी, तो बच्चे ठीक है आपको पिता के कारण जनरलाइज वे में होता है पीड़ित। तो पुत्र माता के, है ना, पुत्र माता के और पुत्रियां माता के समान होंगी, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पुत्र और पुत्रियां पिता के समान नहीं, पुत्र माता के समान, है ना, और पुत्रियां पिता के समान होता है। एकदम सही है बच्चे, आंसर ए नंबर मारिएगा। लिंग सहलग्न रोग जब भी होगा तो मां की वजह से पुत्र में होगा और पुत्रियों की वजह से पिता में होगा, जो कि मैंने वहां पर ग्राफ खींच करके आपको बताया है। एकदम क्लियर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं, आनुवांशिक अपवहन या विचलन क्या होता है। बच्चे आनुवांशिक अपवहन या विचलन क्या होता है, जरा मेरी बात समझिएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या हुआ, तो मतलब होता है अचानक, है ना, अचानक, है ना, अचानक, ठीक है, यादृच्छिक रूप से, रेंडमली, ये नहीं कि सभी जीवों में, रेंडमली किसी जीव में बच्चे, यादृच्छिक, ठीक है, यादृच्छिक रूप से, है ना, यादृच्छिक रूप से, ठीक है, जीवों के छोटे समूह में, ध्यान में रखिएगा, कौन सा समूह में, तो छोटे समूह में, है ना, समूह में जीन में परिवर्तन के कारण परिवर्तन, ठीक है, जीन में परिवर्तन के कारण, ठीक है, आपको परिवर्तन, जीन में परिवर्तन के कारण, है ना, परिवर्तन के कारण, याद रखिएगा, परिवर्तन के कारण अगर परिवर्तन होता, जिनमें परिवर्तन के कारण अगर परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तन को आप क्या कहते हैं, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मान लीजिए कि कोई, ठीक है, कोई व्यक्ति है, उसका अचानक कान बहुत बड़ा बड़ा होने लगा, है ना, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण अचानक जीव समूह में ऐसे गुण आते हैं। तो बच्चे जीन्स की बारंबारता के कारण नहीं, ये संभव नहीं है ना, अचानक चेंज होगा, ग्रेजुअल चेंज नहीं होगा, अचानक, मैंने क्या कहा, सडनली चेंज अगर किसी जीव में, जीन में परिवर्तन के कारण होता है तो ऐसे परिवर्तन को आप आनुवांशिक अपवहन या विचलन कहते हैं। जीन्स की अंतः प्रजनन की कोई समानता नहीं होती, ये गलत बात है। बड़ी आबादियों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव उत्पन्न करता है बच्चे, बड़ी आबादी नहीं, मैंने क्या कहा कि छोटी आबादी में यह होगा, छोटी आबादी में यह परिवर्तन होता है, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक तो नहीं होगा भाई साहब, इसमें से कहीं भी कुछ भी नहीं मिल रहा। आंसर मार दीजिए ई नंबर। यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है अचानक यादृच्छिक रूप से जीवों के छोटे समूह में जीन के परिवर्तन के कारण जो परिवर्तन होगा उसे आनुवांशिक अपवहन कहते हैं। यानी जीन्स की बारंबारता के कारण यह नहीं होगा, अचानक ये चेंज होगा, है ना, जीन्स के अंतः प्रजनन से कोई समानता नहीं होती, ये भी गलत बात है बच्चे। छोटी आबादी में ये उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, यानी इसमें से कोई आंसर इसका नहीं होगा, ई नंबर मारिएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, यदि एक जीवनिक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होता है और 2 घंटे में, तो 2 घंटा का मतलब क्या हुआ, 2 घंटा का मतलब क्या हुआ भाई मेरे, तो 2 घंटा का मतलब मिनट में 2 गुना 60 कर लीजिए, 2 गुना 60 कर लीजिए, यानी कितना हो गया, तो भाई साहब ये हो गया 120 मिनट। अब देखिए क्या करते हैं भाई साहब, ये देखिए कितना होगा 120 मिनट, तो कुल समय बराबर क्या होता है, तो आपको जीवन काल गुना क्या n कर दीजिए। अब देखिए कुल समय 120 है और जीवन काल 15 मिनट में क्या होता है, वो क्या होता है आपको द्विगुणित होता है, तो ये देखिए द्विगुणित n कर लीजिए, n का मान निकाल लीजिए, 120/15, 15 8 है कितना 120। अब देखिए क्या हो गया भैया, तो n का मान 8 निकल गया। अब देखिए द्विगुणन कितना गुणन होगा, तो भाई साहब कितना जीव निर्मित होगा, तो जीव निर्मित, याद रखिए जीवों की संख्या कितनी होगी, तो ये 2 गुना हो रहा है, और कितना पावर है बच्चे, तो n पावर है, यानी 2 का पावर कितना 8, ये देखिए कितना हो गया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 256 हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा क्या मैंने किया कि कुल समय, और बच्चे यहां से मैंने n का वैल्यू निकाल लिया, और जीवों की संख्या देखिए विभक्त होता जाए, है ना, विभक्त होगा तो एक जीव कितना भाग में टूटेगा, तो 2 भाग में टूटेगा, इसीलिए 2 टू द पावर n मैंने जीवों की संख्या निकाल ली है। आंसर क्या हो जाएगा, आपको 256 होगा बच्चे। देखिए किस तरह से बनाए हैं और इसी तरह से बनाना है आपको। नेक्स्ट देखिए,
क्या कर पराग कोष में होता है भैया। पराग कोष जो है ना, आपको पता है कि ये जो है पुंकेसर होता है, पुंकेसर स्टेमेन होता है, स्टेमेन होता है पुंकेसर यानी स्टेमेन होगा। और इसके दो भाग होते हैं, स्टेमेन होता है इसके कितने भाग, तो दो भाग होते हैं। एक होता है ये देखिए, इसको बोलते हैं पराग कोष यानी एंथर, है ना, एंथर कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, फिलामेंट होता है बच्चे, फिलामेंट होता है, पुतंतु बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। और इसी एंथर में ठीक है छोटे 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 परागकण होते हैं, और यही पोलेन ग्रेन कहलाएगा, पोलेन ग्रेन, पोलेन ग्रेन कहलाता है, जिसको मेल गैमेट कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक हो गया ठीक है बच्चे एंथर परागकोष, और दूसरा क्या होगा परागकोष, एंथर बोलते हैं परागकोष, और दूसरा हो गया आपको तंतु, है ना, तंतु बोलते हैं इसको, तंतु कहते हैं। और इसी में क्या पाया जाता है, तो बच्चे परागकण पाए जाते हैं। तो आंसर ए नंबर होगा, ध्यान में रखिएगा ठीक है कि परागकोष में परागकण होता है, और परागकोष को क्या कहते हैं, तो पुंकेसर कहते हैं, स्टेमेन का भाग है, और इसके दो पार्ट होते हैं, एक हो गया परागकोष और दूसरा तंतु होता है, फिलामेंट होता है। तो बच्चे कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, एकदम ध्यान में रखिएगा, और जो मैं बता रहा हूं उसको नोट डाउन करते चलना है, तभी जाकर के मजा आएगा, है ना, नहीं तो बहुत मजा नहीं आने वाला है। चलिए बहुत अच्छी बात है, खूब अच्छे से मेहनत कीजिए ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में। जय हिंद, जय भारत।